यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल इंडिया स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ऐश्वर्या, लवीना, गिनी, श्रेया, ट्विंकल, गुंजन, आशिता, शीनम, तनुज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे इज अवर लास्ट लाइव लेक्चर। इसके बाद एक आएगा टेक्स्ट ऑडिट के लिए आपके लिए। तो चलिए, आज अपना आखिरी बार साथ रहेगा लाइव वाला, जो कि 3 साढ़े 3 महीने से चला आ रहा था। तो चलिए, हमारा जो एक टॉपिक छोटा सा पेंडिंग बचा है वो पहले देखते हैं, फिर एनआर टैक्सेशन में जो बाकी है वो देखेंगे। आ जाइए, टॉपिक नंबर 8 है बैप्स करके, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो एग्जाम में जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि आपके जो 3 टॉपिक है वो 3 टॉपिक से मिलके आपको 5-6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मतलब तीनों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में से आ सकता है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, वो आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए अपन चालू करते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नवंबर 2023 का एग्जाम जो हुआ उसमें जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से आया था। क्या क्वेश्चन था आपको बता देंगे आज। चलिए, हाँ, तो चलिए अपन एक काम करते हैं, ये टॉपिक चालू करते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो आज का अपना टारगेट रहेगा, चालू करेंगे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे पहले ये। उसके बाद में एनआर टैक्सेशन में कुछ छोटा सा पार्ट बचा है वो अपन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में कुछ आपको चेंजेस बताने हैं वो मैं कराऊंगा। उसके बाद में आपको प्लानिंग बता दूंगा कैसे पढ़ने का एग्जाम से पहले, ठीक है। हाँ, और सेल्फ पेस के बारे में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जो मेरे को लगता है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, इस बार टेक्स्ट ट्रीटी वाला आएगा। चलो अच्छी बात है, टेक्स्ट ट्रीटी में से आएगा तो कल आपने कर लिए 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, उसी में से आएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में आएगा तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन को रट्टा मारो। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिसमें क्वेश्चन को रट्टा मारना पड़ता है, और वो क्वेश्चन को रट्टा मारने वाले टॉपिक मैं आपको आज हाईलाइट करके दे दूंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां आप क्वेश्चंस को रट्टा मार सकते हो। जैसे गार वाला टॉपिक है, क्वेश्चन को रट्टा मारो। ये वाले टॉपिक है बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग और टैक्स ट्रीटी, इसमें सिर्फ क्वेश्चन का रट्टा मारो, क्वेश्चन आंसर, और उसके बेसिस पे आपका काम बन जाएगा। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसको बोला जाता है बैप्स करके। अपन इसको प्यार से बैप्स बोलेंगे, बैप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बैप्स का मतलब आप बिपाशा बासु से नहीं है, बैप्स मींस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब एक बात समझना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या था। क्या इस वर्ल्ड में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपने ट्रांजैक्शन को ऐसा सेट करती थी, अपने ट्रांजैक्शन को ऐसा सेट करती थी जिससे कि जहां पे एक्टिविटी हो रही है ना वहां पे प्रॉफिट नहीं बताती थी, प्रॉफिट वहां पे बताती थी जहां पे एक्टिविटी नहीं हो रही है बट वहां पे टैक्स रेट कम है। मींस जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एग्जांपल के लिए मान लो यूनिलीवर ग्रुप है, तो यूनिलीवर ग्रुप जो है वो यूयूएल यूके का कंपनी है। इनको पता है कि इनकी वर्ल्ड में बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है। अब क्या करते हैं, ये ट्रांजैक्शन को ऐसा सेट करते हैं, ट्रांजैक्शन को ऐसा सेट करते हैं कि जिस कंट्री में टैक्स रेट बहुत कम है, जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, वहां पे ये लोग प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बताते हैं, और जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है वहां से प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिसअपियर कर देते हैं। इसको बोला जाता है बेप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाम से पता चलता है बेस इरोजन। इरोजन का मतलब होता है आप बेस को इरोड कर रहे हैं।
जहां पे काम हो रहा है, जहां पे एक्टिविटी हो रही है, जहां पे सब चीजें हो रही है, वहां से आप प्रॉफिट को निकाल ले जाते हैं और प्रॉफिट को ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं जहां पे टैक्स बहुत कम लगता है। दिस इज कॉल्ड योर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब आप मुझे बोलोगे कि ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है, इससे होता क्या है? देखो, सबसे पहला जो है कि बेप्स का मतलब क्या होता है एंड उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले बेप्स का मतलब होता है इट्स रेफर टू द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी। आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं दैट एक्सप्लॉइट्स गैप एंड मिसमैच द टैक्स रूल्स टू मेक द प्रॉफिट डिसअपियर फॉर द टैक्स पर्पस और टू शिफ्ट प्रॉफिट टू द लोकेशन वेयर देयर इज अ लिटिल और नो रियल एक्टिविटी बट द टैक्सेस आर लो, resulting in the little or no overall corporate tax being paid. So this is called your BEPS. तो BEPS का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिससे कि आप जो गैप्स जो है वो गैप्स को जो है वो फॉलो कर लेते हैं, जो टैक्स लॉ के गैप होते हैं। अब जैसे हो सकता है इंडिया का टैक्स लॉ कुछ और बोलता है, यूके का टैक्स लॉ कुछ और बोलता है, उसके गैप को आपने यूज कर लिया। या मिसमैच होते हैं टैक्स रूल में। देखो, हर वर्ल्ड में हर कंट्री का जो लॉ है वो सेम नहीं हो सकता, हर कंट्री का लॉ है वो सेम नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है हम किसी इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी मानते हैं, हो सकता है कोई और कंट्री है वो डेट मान रही हो। तो हर कंट्री का टैक्स लॉ सेम नहीं हो सकता ना, तो उसमें मिसमैचेस है और वो मिसमैचेस को आप यूज करके क्या करते हो, आप प्रॉफिट को डिसअपियर कर देते हो, मिस प्रॉफिट होने ही नहीं देते हो फॉर द टैक्स पर्पस। या फिर आप प्रॉफिट को क्या करते हो, शिफ्ट कर जाते हो ऐसी जगह पे जहां पे एक्टिविटी हो नहीं रही है या जहां पे एक्टिविटी बहुत ही लिटिल हो रही है। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेप्स एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बेप्स। बेप्स की वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? तो ये 4 एडवर्स इफेक्ट है, वो एज इट इज आपको चाप के आना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसकी वजह से, बेप्स की वजह से होता क्या है। गवर्नमेंट हैव टू कोप अप विद द लेस रेवेन्यू एंड हायर कॉस्ट टू एंश्योर द कंप्लायंस। इसकी वजह से होता क्या है कि गवर्नमेंट को बेचारी को लेस रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो लेस होता है लेकिन कंप्लायंस कॉस्ट है जो एंश्योर कंप्लायंस, आपको ये कंप्लायंस कराने की कॉस्ट गवर्नमेंट की बहुत बढ़ जाती है। तो बेप्स की वजह से होगा क्या कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो कम मिलता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को कम मिलता है रेवेन्यू, अगर मान लो ऐसा लोग करेंगे तो। दूसरा, in developing countries the lack of tax revenue lead to the significant underfunding to the public investment that could help the foster economic growth। अब होता क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जब से मैं छोटा था, 5वीं में पढ़ता था, वहां से मैंने सीखा था इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज भी अपन यही सुनते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लैक ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है। लैक ऑफ टैक्स रेवेन्यू का मतलब उनको टैक्स कम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक फंडिंग है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा ना। क्योंकि आप एक बात समझिए, अंडर पब्लिक फंडिंग होगा मींस यहां पे क्या होगा, आपकी हॉस्पिटल नहीं बनेगी, स्कूल्स नहीं बनेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होगी करके, ठीक है, जो होनी चाहिए। रोड नहीं बनेगा, इंफ्रा नहीं बनेगा, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए ना, उसमें हेल्प जो है वो मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी। तो क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं बेप्स के? बेप्स की वजह से होता क्या है, एक तो गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू मिलता है। डेवलपिंग जो कंट्रीज रहती है अगर उनका रेवेन्यू कम होगा करके, तो उससे वजह से जो सिग्निफिकेंट अंडर फंडिंग होगी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। उसके बाद तीसरा क्या होता है, बेप्स अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम एज रिपोर्टिंग ऑफ द लो कॉर्पोरेट टैक्स इन कंसिडर्ड टू बी अनफेयर when tax law permit business to reduce their tax burden by shifting their income away from the jurisdiction where income producing activity are conducted. Other taxpayer, especially individual taxpayer in that jurisdiction, bear a greater share of the tax burden. This gives rise to the tax fairness issue on account of individual having to bear or higher tax burden, bear a higher tax burden. इसमें होता क्या, एक बात बताओ, अगर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, जैसे एग्जांपल के लिए यूनिलीवर, वो तो क्या करेंगे, बेप्स कर लेंगे, मिस बेस इरोड कर देंगे, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देंगे, ऐसी कंट्री में ले जाएंगे प्रॉफिट जहां पे टैक्स ही नहीं लग रहा है। बट बेचारे इंडिविजुअल क्या करेंगे, जो इंडिया के जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल वगैरह बेचारे क्या करेंगे, उनको तो पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी बोलती है आपको तो सरचार्ज भी बहुत भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, यहां इसकी वजह से आपका फेयरनेस नहीं है ना। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, वो कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे कि कॉर्पोरेट्स तो क्या करेंगे, अपनी इनकम को शिफ्ट कर जाएंगे ऐसी कंट्री में जहां टैक्स नहीं लग रहा है।
बट बेचारा इंडिविजुअल टैक्स पेयर क्या करेगा, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा ना। इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा, टैक्स का बर्डन सब इंडिविजुअल्स पे आ जाएगा। कॉर्पोरेट तो मजे ले लेंगे, वो तो बैप्स कर लेंगे, बेस इरोड कर देंगे, प्रॉफिट को शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे करके, ठीक है। तो जब ये ऐसा ऐसा कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होगा, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है, उस बेचारे पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। लास्ट क्या है, enterprise that operate only in the domestic market, including the family owned businesses, a new innovative businesses, may have difficulty competing with the multinational companies that have the ability to shift their profit across border to avoid the or reduce the taxes. Here competition is harmed by the distortion induced by the BEPS. अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है, अब क्या होगा, इसकी वजह से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, अगर मान लो एक अपन कंपनी की बात करते हैं HUL, अब HUL है वो यूनिलीवर ग्रुप की है। अब यूनिलीवर ग्रुप क्या करेगा, ऐसे ट्रांजैक्शन को सेट करेगा जिससे कि इंडिया में टैक्स भरना ही नहीं पड़े या बहुत कम भरना पड़े। दूसरा कंपनी बेचारा पतंजलि करके, ठीक है, पतंजलि दंत कांति बेचता है करके, पतंजलि बिस्कुट बेचता है। अब एक बात बताओ, पतंजलि जो है वो पतंजलि फिर HUL से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि पतंजलि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करता है। वो तो कोई प्रॉफिट शिफ्ट नहीं कर सकता ना मॉरिशस में, वो तो प्रॉफिट को सिंगापुर में नहीं बता सकता ना, वो तो प्रॉफिट को ऐसी कंट्री में नहीं बता सकता ना जहां पे टैक्स नहीं लग रहा है। पतंजलि बेचारा इंडिया में, बाबा रामदेव जी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, वो कंपनी सिर्फ इंडिया में लोगों को दंत कांति बेचती है। अब एक बात बताओ, वो कोलगेट से कैसे करेंगे कॉम्पिट, या दूसरी कंपनियों से कैसे कॉम्पिट करेंगे, क्योंकि वो तो मल्टीनेशनल कंपनीज है। वो तो क्या करते हैं, इंडिया में टैक्स बर्डन को आने ही नहीं देते हैं, आने ही नहीं देते, वो प्रॉफिट को बताते ही नहीं इंडिया में, वो तो शिफ्ट कर लेते। तो जो ऐसे प्लेयर है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों से कॉम्पीट करना जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का काम क्या, वो क्या करेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज है वो, मल्टीनेशनल कंपनीज है वो तो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर जाएगी, ओवरऑल उनका जो टैक्स बर्डन है वो बहुत कम रहेगा। बट जो कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है बेचारे, वो कहां शिफ्ट करेंगे टैक्स को, वो तो इंडिया में ही रखेंगे, इंडिया में ही प्रॉफिट बताना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फेयर कंपटीशन नहीं होगा, यहां पे कंपटीशन जो है वो तुम्हारा हार्म हो जाएगा, कंपटीशन फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। तो ये चार चीजें हैं, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये चार चीजें एज इट इज आपको चाप के आना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, एक बार नहीं कम से कम 3 बार आ चुका है एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द बैप्स, बैप्स का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बैप्स, बैप्स की वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, तो आप इसको रट्टा मारेंगे, ध्यान रखेंगे। बैप्स क्या होता है मैंने वो बताया कि बैप्स देखो, बेस इरोजन मतलब जहां पे एक्टिविटी हो रही है वहां उसको इरोड कर दिया जाता है, एंड प्रॉफिट को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पे टैक्स रेट नहीं है या टैक्स बहुत ही कम है। तो दिस इज कॉल्ड योर बैप्स। अब एक बात समझना, जब ये बैप्स हो रहा था तो अल्टीमेटली भाई क्या करें, कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियां हर कंट्री में काम कर रही है। यूनिलीवर ग्रुप है वो हर कंट्री में काम कर रहा है, इंडिया में HUL नाम से काम करता है, नेपाल में जाके नेपाल यूनिलीवर नाम से काम करता है, पाकिस्तान में PUL नाम से काम करता है, श्रीलंका में SUL नाम से काम करता है। वो लोग जो थाईलैंड में जाके थाईलैंड यूनिलीवर लिमिटेड बना देते हैं, तो वो वहां उस नाम से काम कर रहे हैं। तो एक बात समझना, इसमें हो क्या रहा है, कंट्रियां जो है उनका सबका बेचारों का अल्टीमेटली, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो सबके साथ में गलत तो हो रहा है, हर कंट्री के साथ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या कर रही है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन को सेट करती है तुम जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग में भी नहीं पकड़ सकते, और ट्रांसफर प्राइसिंग में भी नहीं पकड़ सकते तो क्या होता है ना कि अल्टीमेटली जब ये इतना सारा हो रहा था तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इसको भाई इसको रोका जाए, जो बैप्स को रोका कैसे जाए, बैप्स बेस इरोज प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, इसको रोका कैसे जाए। तो क्या हुआ, फिर एक दिन मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग बुलाई गई किस किस की, कौन कौन मीटिंग में आया था, तो मैं बताऊं, जितनी भी G20 कंट्रीज है, जितनी भी G20 कंट्री है प्लस जितना भी OECD कंट्रीज है, ये G20 कंट्री एंड OECD कंट्री, G20 इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द G20, हम G20 के पार्ट है, हम OECD के पार्ट नहीं है, OECD के हम पार्ट नहीं, हम G20 के पार्ट है। तो जितने भी G20 कंट्री है एंड OECD कंट्री है, इन सब ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के और आपस में बात की करके, ठीक है, मीटिंग बुला के और आपस में बात की और आपस में ये डिसाइड किया कि देखो यार, हम सब लोगों के साथ में गलत तो हो रहा है। वहां पे सोचिए, G20 कंट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सब बैठे हैं, OECD कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और वहां पे बोल रहे हैं कि देखो हमारे साथ गलत तो हो रहा है, अब इसको कैसे रोका जाए।
तो कैसे रोका जाए, तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको कैसे रोका जाए, तो हम एक काम करते हैं, इसको काउंटर करने के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं। हम कुछ काउंटर करने के लिए एक काम करते हैं, कुछ एक्शन प्लान बनाते हैं करके, ठीक है। हम एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, और एक्शन प्लान से क्या करेंगे, बैप्स को काउंटर करेंगे, जो बैप्स है बैप्स को काउंटर करेंगे, इसको मारेंगे बैप्स को। तो बोले चलो एक काम करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो बैठे बैठे इन लोगों ने क्या किया, टोटल 15 एक्शन प्लान बनाए। कितने एक्शन प्लान बनाए, तो बेप्स के एक्शन प्लान कितने हैं, बेप्स के एक्शन प्लान टोटल 15 प्लान है। और वो 15 प्लान जो है वो कौन कौन से, जैसे जैसे हम देखेंगे वो अपन पढ़ते जाएंगे, और इसमें से काफी प्लान तो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसका बेप्स का सबसे पहला जो एक्शन प्लान है ना, दैट इज एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू द डिजिटल इकोनॉमी। और डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने बोला आप इक्वलाइजेशन लेवी लगाइए, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया, जो टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो 6% 2% वाला जो था, वो इक्वलाइजेशन लेवी कहां से आया था, ये बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 1 था। और बेप्स का एक्शन प्लान नंबर जो 1 था, दैट वाज रिलेटेड टू द इक्वलाइजेशन लेवी, और वहां से हमने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया, इस प्लान में बोला था। दूसरा मैं बताऊं, आपको पता है वो इंटरेस्ट का एक लिमिटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, थीन कैपिटलाइजेशन। एक ट्रांसफर प्राइसिंग में एक सेक्शन हुआ करती थी 94B, क्या आपको इबिटा का 30% से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ये कहां से आया, ये एक्शन प्लान नंबर 4 से आया था। और एक्शन प्लान नंबर 4 इज रिलेटेड टू द थीन कैपिटलाइजेशन। और वो थीन कैपिटलाइजेशन कहां से आया, एक्शन प्लान नंबर 4 से आया था, और जिसमें ये बोला था कि आप जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप अगर जो कर रहे हैं वो आपका टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA इबिटा, एंड उसके बाद में इंटरेस्ट पेड टू द एसोसिएट एंटरप्राइज, लोअर वाला इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाता था। ये जो था ये एक्शन प्लान नंबर 4 से आया था। ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने पढ़ा था, वो पता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग मैंने बताया था HUL और अदानी का एग्जांपल लेके, कि कौन कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, हर कंट्री आपस में शेयर करेगी रिपोर्टिंग। वो कहां से आया था, वो एक्शन प्लान नंबर 13 से आया था, इन द डॉक्यूमेंटेशन इन द ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बहुत सारे एक्शन प्लान ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके हैं करके, ठीक है। हम बहुत सारे एक्शन प्लान कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये सब कहां से आया, ये दिमाग में कहां से आया, ये दिमाग में सब है ना, वो बेप्स के एक्शन प्लान से आया। तो बेप्स के एक्शन प्लान है, और बेप्स के एक्शन प्लान से आया कि यहां पे कैसा हो रहा था, कैसे इसको काउंटर किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। तो अपन एक एक चीजें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, नीड ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन द कंट्री। भाई जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं सबकी हालत खराब थी। मतलब जितनी भी कंट्रियां वर्ल्ड में है सबके साथ में लोग मजे ले रहे थे। जैसी फेसबुक जैसी कंपनियां है, गूगल जैसी कंपनियां, उन्होंने सर्वर ऐसी जगह बना रखे थे। अब देखो क्या होता है ना, डिजिटल मार्केट वगैरह में पी पता ही नहीं चलता परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो अल्टीमेटली क्या बोला ना, देखो जब झगड़ा हो रहा है, जब हो रही है चीजें, जब सबको पता चल रहा है कि हमारा सबका जो है वो लॉस हो रहा है करके, ठीक है, हम सबका जो लॉस हो रहा है, तो सबका लॉस हो रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, आपस में मिल बैठ के और बात करते हैं और कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए होता क्या है, इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक लॉ विद द अदर कंट्री लॉ में आइदर लीड टू द गैप्स, मींस नो टैक्सेशन इन आइदर कंट्री और टैक्स एट अ नॉमिनल रेट। उसमें होता क्या है, देखो आपकी जो डोमेस्टिक लॉ है ना, हर कंट्री का डोमेस्टिक लॉ अलग है। इंडिया का डोमेस्टिक लॉ अलग है, दूसरी कंट्री का डोमेस्टिक लॉ अलग है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि दोनों जगह टैक्स नहीं लग रहा, बहुत बार क्या होता है दोनों जगह टैक्स नहीं लग रहा, या फिर टैक्स लग रहा है वो बहुत ही नॉर्मल रेट से लग रहा है, बहुत नॉमिनल रेट से लग रहा है, या कभी कभी क्या होता है डबल टैक्सेशन हो रहा है करके। सिंस देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ द मैचिंग, मैचिंग का प्रिंसिपल नहीं है हर कंट्री में, ठीक है भाई। अपन देख नहीं सकते कि इधर खर्चा हो रहा है तो आगे वाले कंट्री में इनकम बन रही है नहीं, वो मैचिंग का प्रिंसिपल पता ही नहीं है ही नहीं करके, ठीक है। मींस पेमेंट डिडक्टेबल बाय द पेयर इज जनरली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। भाई नॉर्मली मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई खर्चा हो रहा है एक कंट्री में तो दूसरी के लिए वो इनकम बनना चाहिए। बट बहुत सारी कंट्रियों में क्या है ना, इतना गैप है उनके टैक्स लॉ में, पता ही नहीं चलता, एक जगह है वो खर्चा ले लिया, दूसरी जगह वो इनकम ही नहीं बन रही, तो क्या होगा। तो एट द इंटरनेशनल लेवल है ना, ये दिक्कत थी। इंटरनेशनल लेवल पे आपस में मैचिंग प्रिंसिपल ही नहीं था। हर कंट्री का टैक्स लॉ अलग अलग है भाई, इंडिया का टैक्स लॉ अलग है, थाईलैंड का अलग है, दुबई का तो टैक्स लॉ ही नहीं था करके, ठीक है, दुबई में तो टैक्स लॉ ही नहीं था। तो बहुत सारी कंट्रियों का अलग अलग है। तो इससे क्या होता है, इट लीव्स कंसिडरेबल स्कोप ऑफ द आर्बिट्रेज बाय द टैक्स पेयर। इसकी वजह से क्या होता है, बड़ा आर्बिट्रेज का आपके पास ऑप्शन मिलता है।
बड़ा आर्बिट्रेज का ऑप्शन मिलता है आपको, आर्बिट्रेज का ऑप्शन मिलता है मींस आप कहीं पे ऐसी जगह जाके और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिससे कि टैक्स ना लगे। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि आप यहां से क्यों पढ़ा रहे हो, आप दुबई से भी तो पढ़ा सकते हो। दुबई में कंपनी बनाइए, दुबई से पढ़ाइए, यहाँ पे किसी को दे दीजिए कुछ आउटसोर्सिंग का काम, के बुक का काम कोई और डिस्पैच कर लेगा, आपका तो वीडियो का काम आप दुबई से भी कर सकते हो। दुबई में आप जितना इनकम कमाओगे उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा करके, ठीक है। तो एक देखो, एक मेरे पास आर्बिट्रेशन का स्ट्रेटेजी तो है ना यहाँ पे, कि मैं जो आपको यहां से पढ़ा रहा हूं, मैं मुंबई से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाना तो ऑनलाइन ही है। मैं क्या करूंगा, मैं दुबई चला जाऊंगा और मैं दुबई जाके और मैं दुबई में रह जाऊंगा, दुबई का रेजिडेंट बन जाऊंगा करके। और दुबई का रेजिडेंट बन गया मतलब दुबई में इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन गया। और दुबई से मेरी कंपनी है, उस कंपनी अपन दुबई में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वो मतलब ऑनलाइन लेक्चर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमने कंटेंट किसी को दे दिया, ऑनलाइन बेच रहे हैं, मान लो ऑनलाइन, ये तो सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेक्चर भी मेनी टाइम इट्स अ सर्विस और गुड्स, उसमें डिस्प्यूट है। तो सर क्वेश्चन यहां पे यह आया कि मैं तो, मेरे लिए एक आर्बिट्रेशन का स्ट्रेटेजी हो सकता है, अगर मैं प्लान करके करूं तो मैं दुबई शिफ्ट होके और भी मैं पढ़ा सकता हूं, जहां पे मैं मेरा टैक्स भी बचा सकता हूं, जिसमें कोई टैक्स भी नहीं लगेगा करके, ठीक है, टैक्स भी नहीं लगेगा, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी हो गई ना। अब देखिए, तो कंट्री ने आपस में सोचा कि बेप्स रिलेट टू द इंस्टेंसेस वेयर द इंट्रैक्शन ऑफ द टैक्स रूल ऑफ डिफरेंट कंट्री लीड टू द डबल नॉन टैक्सेशन and arrangement that achieve low or no taxation by shifting profit away from the jurisdiction where the activity creating those profit takes place. The international standards have tried to reduce this friction. However, the gap still remains. Therefore, there is a need of countries to collaborate on the tax matter so that they are able to get their due shares of the taxes. तो ये जरूरत थी। तो नीड ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नीड ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो, आपको अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा कि हर कंट्री का लॉ अलग अलग है, डोमेस्टिक लॉ अलग अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जगह आप खर्चे का पेमेंट ले रहे हो, दूसरी जगह वो इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। बहुत बार ऐसा हो रहा है करके, ठीक है, कि टैक्स लग रहा है दूसरी जगह बट बहुत ही कम रेट से लग रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि टैक्स लॉ में मैचिंग नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। और क्या होता है, टैक्स लॉ मैच नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेज का बेनिफिट लेने के लिए दूसरी कंट्री में जाके एक्टिविटी कर लेगा, और जहां पे एक्टिविटी एक्चुअल में हो रही है वहां पे प्रॉफिट बता ही नहीं रहे हो। ऐसा होता था, इसके लिए इट इज अ नीड कि भाई सब लोग आपस में मिल बैठ के और बात करो और कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन निकालो। तो इन्होंने फिर एक्शन प्लान बनाए। अब ये एक्शन प्लान जो बनाए, वो एक्शन प्लान 3 फंडामेंटल पिलर पे स्थित है। और ये इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन था, ये 3 लाइन का करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि द एक्शन प्लान वर स्ट्रक्चर्ड अराउंड द 3 फंडामेंटल पिलर। 3 फंडामेंटल पिलर पे ये जितने भी एक्शन प्लान है वो बेस्ड है। अब आप बोलोगे कौन कौन से 3 फंडामेंटल पिलर है? पहला तो इंट्रोड्यूसिंग कोहेरेंस इन द डोमेस्टिक रूल्स दैट अफेक्ट क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। अब एक बात समझना, इन्होंने पहले तो बोला कि आप एक काम करो, कोहेरेंस को महत्व दो। कोहेरेंस इन द डोमेस्टिक रूल। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस? भैया ये तो इंग्लिश का क्लास लग रहा है, आप तो कोहेरेंस का मतलब पूछ रहे हो। हाँ, कोहेरेंस मींस, कोहेरेंस को आप इंट्रोड्यूस करो। कोहेरेंस, कोहेरेंस। अब देखो, कोहेरेंस के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, अलग अलग मतलब हो सकते हैं करके, ठीक है। बट अगर मान लो इसका सही मतलब देखे करके, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, कोहेरेंस मींस अपन ये बोलते हैं कि लाइक ये तो होना चाहिए। कभी कभी अपन बोलते हैं ना कि भाई ये तो होना चाहिए, दिस इज द फेयरनेस या लॉजिकल थिंग्स होनी चाहिए करके। तो जो अपन बोलते हैं ना फेयरनेस या लॉजिकल थिंक करके, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये मतलब सही है, कोई चीज सही है,
तो वैसी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूसिंग फेयरनेस, क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए भी यूज हो सकता है, कोहेरेंस इन द डोमेस्टिक रूल्स दैट अफेक्ट द क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी। मतलब जो भैया सबसे पहली चीज ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डोमेस्टिक रूल्स है, मींस आपके टैक्स लॉ है, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, मींस क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए करके, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए। उसके साथ साथ में यू कैन से दैट द लॉजिकलिटी, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, मींस कोहेरेंस होना चाहिए करके। तो आपको कोहेरेंस को डोमेस्टिक लॉ में लाना पड़ेगा, जो कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है वहां पे आपको अपने डोमेस्टिक लॉ को चेंज करना पड़ेगा, टैक्स लॉ को चेंज करना पड़ेगा, और वहां पे आपको कोहेरेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। कोहेरेंस का मतलब क्या भाई, लॉजिकली आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब यू कैन से दैट द स्पष्टता, स्ट्रिक्टली यू कैन से दैट द क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्लैरिटी भी बोल सकते हो इसको। तो आपका कोहेरेंस होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पिलर। दूसरा यह है कि री इन्फोर्सिंग द सब्सटेंस रिक्वायरमेंट इन द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अलाइनमेंट ऑफ द टैक्सेशन विद लोकेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंस को री इन्फोर्स करना पड़ेगा। मीन्स आपको फॉर्म नहीं देखना है, आपको कहीं ना कहीं पे सब्सटेंस देखना पड़ेगा, आपको सब्सटेंस के साथ में जाना पड़ेगा, मींस सब्सटेंस देखना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें सब्सटेंस को ज्यादा महत्व दीजिए, फॉर्म को नहीं। और सब्सटेंस का मतलब आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा टैक्सेशन विद द लोकेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई टैक्स उस कंट्री को मिलना चाहिए, टैक्स जो है वो उस कंट्री को मिलना चाहिए जिस कंट्री में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जहां पे वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। तो जहां पे वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस कंट्री को टैक्स मिलना चाहिए, ना कि उस कंट्री को जहां पे सिर्फ आपने इनकम बताई है। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते, एक बात बताओ, एक पेटेंट पूरा डेवलप इंडिया में किया, लेकिन उसको रजिस्टर कराया गया मॉरिशस में जाके। अब आपने सिर्फ रजिस्टर्ड मॉरिशस में कराया और मॉरिशस की कंपनी बोलती है कि भैया हमको रॉयल्टी मिलेगी, तो हमारे लिए पूरी एग्जेम्प्ट है क्योंकि मॉरिशस में मान लो टैक्स नहीं लगता। यार एक्टिविटी इंडिया में हुई है, सब्सटेंशियल एक्टिविटी इंडिया में हुई है, वैल्यू क्रिएशन इंडिया में हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में हुई है, और तुम सिर्फ एक पेटेंट को रजिस्टर्ड करा देते हो जाके मॉरिशस में और बोलते हो कि जो भी इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वहां मॉरिशस का टैक्स लॉ बोलता है टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। और उसके बाद में इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड द टैक्स सर्टेनिटी है, उसको आपको इंप्रूव करना है। तो ये 3 पिलर है, और इन 3 पिलर पे जितने भी आपके जो बेप्स के एक्शन प्लान 15 प्लान है वो बेस रहेंगे। वो कौन कौन से, एक तो कोहेरेंस होना चाहिए डोमेस्टिक रूल्स में जो कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, दूसरा सब्सटेंस को देखना है करके, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, जहां पे आपका वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहां पे टैक्स लगना चाहिए, ना कि सिर्फ जहां पे मिनिमम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो वहां टैक्स नहीं, जहां आपका वैल्यू क्रिएशन कहां पे हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे हो रही है। और लास्ट आपको ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स सर्टेनिटी है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये 3 पिलर ऐसे जिस पे आपके बेप्स के एक्शन प्लान डिपेंड करते हैं। इस बार का जो पेपर आपका था, दैट इज द, इस बार का पेपर मींस नवंबर 2023 का पेपर। तो नवंबर 23 में जब मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 5-6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये 5-6 मार्क का क्वेश्चन देखिए इससे आया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आपका 6 मार्क का था, लास्ट क्वेश्चन का, बट ये बच्चे तो ऑप्शन में छोड़ के आते हैं ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली। तो ये क्या था, एग्जामिन द स्टेट द करेक्टनेस एंड अदरवाइज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेप्स एक्शन प्लान एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961, आंसर इन द ब्रीफ विद रीजन एंड कंटेंट देयर ऑफ। सबसे पहला क्वेश्चन था, country by country reporting not required multinational enterprise to provide an annual report of the economic indicator। नहीं, उनको annual report आपको economic indicator की देनी पड़ेगी। country by country reporting में तो हर चीज जाती है ना, हर चीज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में जाती है। आपका कितना टर्नओवर है, क्या एक्टिविटी है, आपके कितने लाइक एमएनसी के जितने जो भी आपके क्या बोलते हैं ग्रुप कंपनीज है, उनकी सबकी डिटेल जाती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द बेप्स एक्शन प्लान, इसका एक्शन प्लान नंबर 13 होता है। उसमें बोला हुआ है कि 3 तरह की रिपोर्टिंग होती है, जिसमें एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हो गया, एक मास्टर फाइल हो गया और एक लोकल फाइल हो गया करके, ठीक है। तो ये पहला आपको आंसर है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग पे देना था। इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर वगैरह सब जाते हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे हर चीज है वो आपको बतानी पड़ती है। जितना मतलब आपका CFC कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस कंपनी का जाएगा, वो हर चीज है वो आपको इसमें बतानी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द बेसिक 3 फंडामेंटल पिलर ऑफ द बेप्स एक्शन प्लान, जो अभी अपन ने देखे, एक तो कोहेरेंस है, एक तुम्हारा जो क्लैरिटी वाला है, और तीसरा आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला है। तो ये जो 3 चीजें हैं वो होनी चाहिए। एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू प्रोटेक्ट द
टैक्स सोवरेनिटी ऑफ इट्स कंट्री, तो ये उसके ऊपर वाला क्वेश्चन करके, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाया उसके ऊपर वाला जो था कि व्हाट इज द नीड ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो पैराग्राफ दे रहा है वो छापना है यहाँ पे करके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको देखिए अभी तक जो पढ़ा उसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हो। ये बैप से क्वेश्चन आया था इसी एग्जाम में, नवंबर 2023 का पेपर है। और ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर बी रहता है लास्ट क्वेश्चन का, बच्चों के लिए ये ऑप्शन में चला जाता है, वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं। ऑप्शन में देखो कि उनको लगता है ना, एक तो गार आया, गार ऐसे भी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, दूसरा चलो बैप्स और ये तो ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं। तो इसकी वजह से देखो, मैं ये नहीं बोलता कि लास्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना, आपको छोड़ना है, एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट कभी ऐसा हो सकता है ना, कभी हो सकता है आगे वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, तो मेनी पीपल प्लान इन सच अ वे, बच्चे क्या करते हैं गार वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं इधर से, उसके बाद इनको पता है कि भाई गार में से ये आया इसको छोड़ दो, उसके बाद ही असेसमेंट फाइलिंग से आया इसको छोड़ दो, क्योंकि असेसमेंट भी छोड़ के चले जाते कुछ कुछ बच्चे, और लास्ट में ये तो एक था जो कॉन्सेप्ट अभी नहीं रहा, और दूसरा बोला ये छोड़ दो। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत बार बच्चों के लिए ऑप्शन होता है, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे सबने यही क्वेश्चन ऑप्शन में डाला होगा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 करके, जिसको ऑप्शन में डाला होगा। बट मैं आपसे चाहता हूं नहीं, आप ऐसा ना करें, आपको सेलेक्टेड स्टडी नहीं करनी है, आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, क्योंकि कभी भी क्या कहीं पे क्या हो जाए, कुछ पेपर में हो सकता है कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया और आपको लगता है कि वहां पे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, बट थ्योरेटिकल पार्ट में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आप ये वाला जो है वो अटेंड करिए, ठीक है। सो दिस इज योर पहला वाला पेज जो अपन ने पढ़ा। नाउ अपन आगे चालू करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे चलते, एक एक एक्शन प्लान की बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या लाए गए। तो सबसे पहला एक्शन प्लान है दैट इज योर एड्रेसिंग ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी में जो चैलेंजेस थे उसको एड्रेस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक जो है डिजिटल इकोनॉमी, उसमें इश्यूज क्या क्या थे, तो उन्होंने इश्यूज बताए कि इश्यूज क्या क्या थे। तो इन्होंने बोला कि न्यू बिजनेस मॉडल हैव क्रिएटेड अ न्यू चैलेंजेस। आज के बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में नए चैलेंजेस क्रिएट हो गए। कैसे? द टिपिकल टैक्सेशन इशू रिलेटिंग टू द ई कॉमर्स आर the difficulty in the characterizing the nature of payment and establishing a nexus or link between a taxable transaction activity and taxing jurisdiction, and the difficulty of locating the transaction activity and identify the taxpayer for the income tax purpose। अब एक बात समझना, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन बिजनेसेस में हो क्या गया है ना, सबसे पहली चीज तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये पता करना कि ये जो पेमेंट जो जा रहा है कहीं पे वो टैक्सेबल है या नहीं। उसका जो नेक्सस है वो लिंक, नेक्सस या लिंक है, वो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन और नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, ऐसी एक्टिविटी ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं, इस पे कौन सी कंट्री में टैक्स लगेगा या नहीं, ये पता करना ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इट इज लोकेटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को लोकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर, के टैक्स पेयर कौन सा पर्सन टैक्स पे करेगा उसको आइडेंटिफाई करना ही समझ में नहीं आता। जैसे मान लो हमारे बैच में एक बंदा जो है, वो बंदा है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य मान लो एक वेबसाइट पे कुछ मटेरियल देख रहा था करके, ठीक है, एक वेबसाइट फॉरेन की वेबसाइट है, अब वो फॉरेन की वेबसाइट पे उसने कुछ मटेरियल देखा और उस पे उसने कुछ सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब एक बात समझो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज कि भाई ये पेमेंट है वो इंडिया से गया है, कहीं फॉरेन में गया है, अब वो टैक्सेबल भी है या नहीं है, वो पर्सन जो है वो कहां लोकेटेड है, वो वेबसाइट का ओनर कौन है, वेबसाइट कौन सी कंपनी की है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो है ना, ये बड़ी डिफिकल्टी थी। जब ई कॉमर्स की मैं बात करूं तो ई कॉमर्स वगैरह जो ऑनलाइन वाले जो चीजें है ना, इसमें क्या होता है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं आएगा करके, ठीक है। दर्शन बोल रहा है मेरा एग्जांपल दो, मैं वेबसाइट देखता हूं, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा एग्जांपल देंगे करके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट, एस्टेब्लिशिंग द नेक्सस बिटवीन द टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन, एंड डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, के कौन इनकम टैक्स पर्पस के लिए टैक्स पेयर है उसका पता करना ही बड़ा डिफिकल्ट है। अब एक बात समझना, आगे क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, द डिजिटल बिजनेस दस चैलेंज फिजिकल प्रेजेंस बेस्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल। पहले क्या होता था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती थी, तो किसी कंट्री में ऑफिस है तो ऑफिस से तो पता चल जाता है चलो सोर्स कंट्री टैक्स लेगी, एंड आज तो ऑफिस होते ही नहीं है, आजकल जो है वो तो ऑफिस होते ही नहीं है करके, ठीक है, आजकल ऑफिस वगैरह तो होते ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही काम चल रहा है। तो if the PE principle are to remain effective in the new economy, the fundamental PE component developed for the old economy, that is place of business, location, permanency, must be reconciled with the new digital reality is very difficult। आजकल पुराने वाले जो PE वाला फंडा तो रहा ही नहीं,
तो ओईसीडी ने रिकमेंडेशन क्या दिया कि आपको क्या करना है, ओईसीडी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन ओईसीडी के क्या थे, तो आप रिकमेंडेशन जो ओईसीडी के है इसको आप रट्टा मार सकते हो कि यहां पे ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द ओईसीडी रिकमेंडेशन इन द एक्शन प्लान नंबर 1। तो एक्शन प्लान नंबर 1 में ओईसीडी के रिकमेंडेशन ये थे, आप एक काम करो, मॉडिफाई करो एग्जिस्टिंग पी रूल को, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का रूल है आपकी कंट्री में उसको मॉडिफाई करो, टू प्रोवाइड वेदर द enterprise engaged in fully dematerialized digital activity would constitute a PE if the maintains significant digital presence in the another country's economy। आप एक काम करो कि सबसे पहले आप अपनी कंट्री में जो PE रूल है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल है, उसको चेंज करो। और क्या आप ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई कंट्री में कोई कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, वो किसी दूसरी कंट्री में अगर अपना सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस रखती है तो आप बोलोगे तुम तो पीई बन जाओगे, ऐसा कुछ रूल डालो करके, ठीक है। ये पहला रिकमेंडेशन था। तो पहला रिकमेंडेशन ये था कि आप एक काम करो कि पीई की डेफिनेशन को चेंज करो, और पीई की डेफिनेशन को चेंज करके आप ऐसा करो कि अगर कोई कंपनी ऐसी है, कोई कंट्री ऐसी है, कोई कंपनी ऐसी है किसी कंट्री की जो कि पूरा डिजिटलाइज्ड प्रेजेंस रखती है, तो क्या किसी और कंट्री की इकोनॉमी में उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो आप उसको उसका पीई मान लो, उसको उस कंट्री में पीई मान लो, ऐसा कर लो। और इसी को लेके एक बात बताओ, इंडिया में हमने आपको पता है एक बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था, और बिजनेस कनेक्शन मैंने बोला था किस्मत कनेक्शन नहीं, बिजनेस कनेक्शन, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट का इंडिया के साथ में ट्रांजैक्शन होता है और वो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो अगर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में उसका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। और अगर मान लो उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन की वजह से इंडिया में टैक्स लग जाएगा। या फिर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसका इंडिया में, या कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसका इंडिया में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर है, 3 लाख जो है वो 3 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि वो एक्टिव यूजर होना इंडिया में वो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा, और उस वजह से हो सकता है इंडिया में टैक्स लग जाए। अगर उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो वो हमने कहां से पिक किया पता, यहां से चुराया है। यहां से चुराया क्या, यहां से अपन भी उसके साइन किया है हमने ये वाला बेप्स एक्शन प्लान, तो कुल मिला के हमने यहां से वो दिमाग में लाया करके, ठीक है। दूसरा क्या करना है, आप एक काम करो, वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को पीई बना दो। When the enterprise maintain a website on a server of the other enterprise located in the jurisdiction carrying on the business through that website, अगर मान लो सर्वर आपकी कंट्री में है तो उसको पीई बना दो, ऐसा कर लो। आप एक काम करो, सर्वर अगर आपकी कंट्री में है तो आप पीई बना दो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप एक काम करो, imposing of the final withholding tax on the certain payment for the digital goods and services provided by the foreign e-commerce operator। अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी डिजिटल गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर कुछ विथ होल्डिंग टैक्स डाल दो, मतलब टीडीएस डाल दो करके, ठीक है। उस पर क्या करो, आप टीडीएस डाल दो कि जैसे मान लो मैं फॉरेन की कोई वेबसाइट से कोई खरीदूंगा तो मुझे फॉरेन वाले का टीडीएस काटना पड़ेगा, विथ होल्डिंग टैक्स काटना पड़ेगा, ऐसा कुछ डाल दो। या फिर आप एक काम करो, इंपोजिशन ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन डिजिटल ट्रांजैक्शन रिसीव्ड बाय एनआर फ्रॉम द रेजिडेंट और एनआर हैविंग पी इन अदर कंट्री। आप एक काम करो कि जो एनआर को कोई इनकम हो रहा है किसी दूसरी कंट्री से, उस पर इक्वलाइजेशन लेवी डाल दो, और इक्वलाइजेशन लेवी डाल दो। और मैं बता दूं, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी सबसे पहले डाला, वर्ल्ड का इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे, जिसको गूगल टैक्स बोलते हैं, फेसबुक टैक्स बोलते हैं, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इक्वलाइजेशन लेवी। अब एक बात समझना, ये 4 रिकमेंडेशन उन्होंने दिए थे। पहला बोला था कि आप एक काम करो कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में है तो उसको पीई बना दो। अगर मान लो किसी वेबसाइट का सर्वर किसी कंट्री में है उस पे पीई बना दो। अगर मान लो ऑनलाइन गुड्स या सर्विस है उस पे कोई टीडीएस वाला फंडा निकाल दो, विथ होल्डिंग टैक्स काट लो, या फिर किसी पे इक्वलाइजेशन लेवी लगा लो। मैं बताऊं, इंडिया ने एक तो ये पहले वाले रिकमेंडेशन में से कुछ चीजें ली और एक लास्ट वाले रिकमेंडेशन में से कुछ चीजें ली। तो प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन टैक्स लॉ में हमने क्या क्या डाला, तो देखिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला जो ऑलरेडी हमने टॉपिक 2 में कवर किया है, एंड इक्वलाइजेशन लेवी डाला जो ऑलरेडी हमने टॉपिक 5 में कवर कर चुके हैं। दिस इज द बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू द चैलेंज इन द डिजिटल इकोनॉमी। नाउ अपन चलते हैं एक्शन प्लान नंबर 2। एक्शन प्लान नंबर 2 से अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं चुराया है करके, ठीक है। एक्शन प्लान नंबर 2 है, इससे हमने अभी तक कुछ भी चीजें नहीं ली है। अब एक बात समझना, एक्शन प्लान नंबर 2 का नाम बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा डिफिकल्ट सा लगेगा आपको, बट एक्शन प्लान है इजी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। एक्शन प्लान नंबर 2 ये बोलता है,
नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी और विथ होल्डिंग टैक्स दोनों में फर्क है। विथ होल्डिंग टैक्स इज लाइक अ टीडीएस करके, ठीक है, वो टीडीएस है, उसका इनकम टैक्स में आप क्रेडिट वगैरह ले सकते हो, बट बेटा इक्वलाइजेशन लेवी का आपका कोई क्रेडिट नहीं होता है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, अपन आगे बढ़ते हैं और एक्शन प्लान नंबर 2 पे जाते हैं। एक्शन प्लान नंबर 2 बोलता है कि न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। आप एक काम करिए, नाम क्या है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट है उसको आप न्यूट्रलाइज करिए। अब है ना, इसका एक्शन प्लान का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इंडिया में इसको लेके अपन ने अभी तक कुछ भी किया नहीं है करके, अपन ने कुछ भी ऐसा लाया नहीं है, बट ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इन्होंने बोला आप न्यूट्रलाइज करिए इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट, HMA जिसको बोलेंगे, HMA हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। अब आप बोलोगे हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट होता क्या है, अभी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट मींस आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट्स अ डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और इंस्ट्रूमेंट अंडर द लॉ ऑफ द 2 और मोर कंट्रीज टू अचीव द डबल नॉन टैक्सेशन। आप क्या कर रहे हैं कि दो कंट्री जो है, मान लो एक इंडिया है और एक फॉरेन की कंट्री है, दो कंट्री है, दोनों कंट्री में क्या है ना कि टैक्स लॉ में मिसमैच है, टैक्स लॉ के जो रूल्स है उसमें मिसमैच है। अब उसकी वजह से क्या होता है, आप ऐसे ट्रांजैक्शन को प्लान करते हैं जिससे कि दोनों ही जगह टैक्स ना लगे, दोनों ही जगह टैक्स ना लगे, ऐसा हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, एग्जांपल इज आप क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ द 2 डिडक्शन फॉर द सिंगल बोरोअर, लोन एक लिया है और उसके डिडक्शन दो कंट्री में ले रहे हैं। अगर आपने लोन एक लिया और उसके डिडक्शन दो कंट्री में ले रहे, आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है करके, मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने लोन एक लिया और डिडक्शन दो कंट्री में ले रहे हैं। ये कुछ एक्चुअली मिसमैच अरेंजमेंट है करके, मिसमैच है, लॉ में मिसमैच है, इंडिया का लॉ कुछ और बोलता है, यूके का लॉ कुछ और बोलता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसका फायदा ले लेते हो और आप टैक्स के ऐसे जो है 2 डिडक्शन ले लेते हो एक ही लोन का, या फिर टेकिंग डिडक्शन विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन। एक कंपनी के हाथ में, मतलब फॉरेन में इनकम इंक्लूड ही नहीं हो रहा है और इधर डिडक्शन भी ले रहे हो आप, तो ये भी तो एक मिसमैच अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में मिसयूज ऑफ द फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का आप मिसयूज कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है जो फॉरेन में आपने टैक्स भरा होगा आपको दूसरी कंट्री क्रेडिट दे देगी, उसका मिसयूज कर रहे हो आप। अब ये मिसयूज कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो करके, ठीक है, तो आप ऐसे मिसयूज वगैरह उसको कर रहे हो। या फिर पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन रिजिम मींस शोइंग एक्टिविटी इन द लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, जहां पे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है वहां आप एक्टिविटी बता रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। ये एग्जांपल है हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट के। अब एक बात समझना, इसमें ओईसीडी के रिकमेंडेशन क्या थे। अब रिकमेंडेशन ये थे ओईसीडी के, क्या आप एक काम करो, आप चेंज इन द डोमेस्टिक टैक्स लॉ में चेंज करो एंड मेक रूल टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक काम करो, अपने डोमेस्टिक लॉ में चेंज करो। एक तो ये बोला, दूसरा चेंज इन द टैक्स ट्रीटी टू डील विद द ड्यूल रेजिडेंट कंपनी, ट्रांसपेरेंट एंटिटी एंड हाइब्रिड एंटिटी। अब आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट एंटिटी क्या होता है, हाइब्रिड एंटिटी क्या होता है, ड्यूल रेजिडेंट कंपनी क्या होता है, अपन बताएंगे। तो इन्होंने बोला कि आप टैक्स ट्रीटी में चेंज करो कि कोई ड्यूल रेजिडेंट कंपनी है उसका क्या होगा, कोई ट्रांसपेरेंट एंटिटी है उसका क्या होगा, कोई हाइब्रिड एंटिटी है उसका क्या होगा। अभी अपन एग्जांपल लेंगे, रिकमेंडेड जनरल अमेंडमेंट्स। जनरल अमेंडमेंट में सबसे पहला अमेंडमेंट इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अ रूल डिनाइंग ट्रांसपेरेंसी टू द एंटिटी वेयर द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर रेजिडेंट कंट्री ट्रीट द एंटिटी एज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे एक मिरर है, एक ग्लास है, ग्लास, तो एक जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट है। ये जो ग्लास है, ये ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप ग्लास में से मुझे देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आप देखो यहां ग्लास के अंदर से आप मेरे हाथ को देख पा रहे हो, आंसर इज यस, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसपेरेंट। आप ट्रांसपेरेंट देख पा रहे हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओपेक होती है। ओपेक का मतलब क्या होता है, जैसे दीवार, एक बात समझिए, ये जो है, ये है, इसके बाद पीछे मेरे हाथ की फिंगर से आप देख पाते हो नहीं, क्योंकि ये ओपेक है। ये क्या है, ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। अब एक बात समझना, इन्होंने रिकमेंडेशन में ये दिया कि आप एक काम करो कि जैसे मान लो दो कंट्री है, एग्जांपल के लिए एक इंडिया है और एक मान लो यूके है। ऐसा हो सकता है कि एक एंटिटी को इंडिया जो है वो ट्रांसपेरेंट मानता है और दूसरी कंट्री है वो उसको ओपेक मानती है। तो आप एक काम करो, पहले तो आपस में मिल बैठ के ये डिसाइड करो कि अगर एक जो है वो ओपेक मान रहा है तो दूसरी कंट्री को बोलो कि आप भी इस एंटिटी को ओपेक मानो।
और एक अगर ट्रांसपेरेंट मान रहा है, तो आप एक काम करो कि दूसरी कंट्री को बोलो कि आप जो है वो आप भी क्या करो कि उसको ट्रांसपेरेंट मानो। एग्जाम्पल के लिए एक बात समझना, इंडिया में हम पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को एक अलग एंटिटी मानते हैं। इंडिया में जैसे पार्टनरशिप फर्म है, एक बात समझो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पार्टनरशिप फर्म है, एग्जाम्पल के लिए ये पार्टनरशिप फर्म है और ये उसके पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म है और ये उसके पार्टनर है। तो मुझे बताओ, हम फर्म और पार्टनर को अलग अलग मानते हैं ना, हम पार्टनर और फर्म को अलग अलग मानते हैं, ऑब्वियसली अलग अलग मानते हैं। तो मैं बोलूं, हम इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को एक ओपेक एंटिटी मानते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं मानते, ओपेक मानते हैं। मींस फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। फर्म की इनकम पे फर्म टैक्स भरेगी, पार्टनर को टैक्स नहीं भरना है। तो अपन यहां पे फर्म को क्या मान रहे हैं, ओपेक मान रहे हैं। बट मैं बता दूं, बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी कंट्रियां है ना जो फर्म को है ना ट्रांसपेरेंट मानती है, वो मानती है फर्म है ही नहीं कुछ। बहुत सारी कंट्रियां ऐसी है वर्ल्ड में जो फर्म को मानती ही नहीं है, फर्म को जो है वो फर्म को मानती ही नहीं है। वो क्या करती है पता है, फर्म तो बोले है ही नहीं, यहां पे क्या है पता है, तुमको पार्टनर है, जैसे मान लो ए बी और सी है, ये इसके पार्टनर थे, ये बोलते हैं फर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो इनकम हो रही है ना वो ए बी और सी जो है वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी या वो लोग डिडक्शन लेंगे। अब आप सोचिए, अगर मान लो एक फर्म जो है वो, फॉर एन एग्जांपल, एक फर्म जो है वो इंडिया की है, इंडिया में एक फर्म है, ठीक है, इंडिया में एक फर्म है, और ये तीनों जो लोग हैं, ये एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं यूके के हैं। अब एक बात समझो, यूके क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मानता है। मान लो यूके फर्म को ट्रांसपेरेंट मानता है, फर्म को फर्म मानता ही नहीं है, लेकिन इंडिया फर्म को फर्म मानता है। अब आप सोचिए कि इस फर्म ने एक लोन लिया और उस लोन का इंटरेस्ट है 10 करोड़ रुपया, लोन का इंटरेस्ट है 10 करोड़। अब एक बात बताओ, इंडिया तो फर्म को फर्म मानता है ना, इंडिया तो फर्म को एक ओपेक एंटिटी मानता है, एक अलग एंटिटी है, ओपेक एंटिटी है। तो होगा क्या, एक बात बताओ, इंडिया में आप इसका डिडक्शन ले लोगे पीएनडल के डेबिट में। फर्म जब अपना पीएनडल बनाएगी तो यहां पे इंटरेस्ट का डिडक्शन 10 करोड़ आप ले लोगे, 10 करोड़ आप ले लोगे इंटरेस्ट का डिडक्शन, क्योंकि इंडिया में फर्म है, ये तो ओपेक एंटिटी है तो इसको डिडक्शन देंगे, ये एंटिटी सेपरेट एंटिटी है, इसको डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट का, इंडिया में डिडक्शन ले लिया। अब आप सोचो यूके में जाके आप बात करोगे तो यूके में तो फर्म है ही नहीं, वो तो बोलते हैं कि फर्म का कोई मतलब ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ये यहां ट्रांसपेरेंट है, यहां तो हम एबीसी को मानेंगे कि एबीसी है। अब ये एबीसी जो पार्टनर है, अब एक बात समझो, ये लोग यूके वाले क्या करेंगे पता है, यूके वाले एबीसी के हाथ में इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे और एबीसी के हाथ में इंटरेस्ट का डिडक्शन 10 करोड़ देंगे। आप सोचो, एक ही खर्चे का डिडक्शन दो कंट्री में आप ले रहे हो, दो कंट्री में ले रहे हो, क्योंकि दोनों कंट्री के टैक्स लॉ अलग अलग है भाई। एक कंट्री बोलती है पार्टनरशिप फर्म है वो ट्रांसपेरेंट है और इंडिया बोलता है ओपेक है। तो पार्टनरशिप फर्म जब ओपेक है, एक अलग एंटिटी है, तो पार्टनरशिप फर्म ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा। आंसर इज यस, मिल जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा करके, ठीक है, डिडक्शन। और उधर यूके मानता है पार्टनरशिप फर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, यूके मानता है कि पार्टनरशिप फर्म नाम की कोई चीज नहीं है, अल्टीमेट तो पार्टनर ही है, हम तो ट्रांसपेरेंट मानते हैं। तो जब हम तो ट्रांसपेरेंट मान रहे हैं तो एबीसी जो पार्टनर है वो एबीसी पार्टनर के हाथ में जाएगी हर चीज, और एबीसी पार्टनर के हाथ में जाएगी तो एबीसी पार्टनर है वो 10 करोड़ के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेंगे। तो सोचो, एक बोरोइंग तो एक ही है बट उसका डिडक्शन दो कंट्री में दो लोग ले रहे हैं। तो हुआ ना हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट करके, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। आपको समझ में आया या नहीं ये बताओ मुझे, यहां पे आपको समझ में आया या नहीं आया ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिया कि इंडिया ने पार्टनरशिप फर्म को ओपेक माना और बेटा यूके ने मान लो पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसपेरेंट माना कि फर्म है ही नहीं है, जो अल्टीमेटली जो है वो मान लो पार्टनर है। तो यहां पे हुआ क्या ना कि यहां पे भैया डबल मजा आ गया, आप दो जगह खर्चों के डिडक्शन दो कंट्री में ले रहे हो। दिस इज कॉल्ड योर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। अब इसके लिए इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अपने डोमेस्टिक लॉ को चेंज करो, आप अपने डोमेस्टिक लॉ को चेंज करो और उसमें क्या करो कि अगर एक कंट्री जब किसी एंटिटी को ओपेक मान रही है तो आप भी ओपेक ही मानो, अगर एक ट्रांसपेरेंट मान रही है तो आप भी उसको ट्रांसपेरेंट मानो। आप ऐसा मत करो कि एक ओपेक माने और एक ट्रांसपेरेंट माने, आप ऐसा मत करो, दोनों है वो न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज मतलब जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट है उसको आप एक काम करो, न्यूट्रलाइज करो और सही लेवल पे आ जाओ करके, ठीक है। देखिए अब एक बात समझना, ऐसे का ऐसे एक और एग्जांपल है करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है फिर मैं इसको समझा दूंगा।
क्या द रूल डिनाइंग एन एग्जेम्पशन और क्रेडिट ऑफ फॉरेन अंडरलाइंग टैक्स फॉर द डिविडेंड दैट आर डिडक्टिबल बाय द पेयर। अब एक बात समझना, ऐसा हो सकता है ना, एक कंट्री में कोई चीज है वो इक्विटी है और दूसरी कंट्री में वो डेट है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। दो कंट्री के लॉ अलग अलग है, एक कंट्री में वो इक्विटी है और दूसरी कंट्री में वो डेट है। अब होता क्या है, इक्विटी और डेट की वजह से होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंट्री डेट मान रही है उसको, उसका जो पेमेंट रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट, उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा, और दूसरी कंट्री मान लो उसको इक्विटी मान रही है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है वो टैक्सेबल ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को इंडिया मानता है कि डेट है, ये तो डेट है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा, और दूसरी कंट्री मानती है कि नहीं नहीं ये तो इक्विटी है, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सोचिए, इधर आपने डिडक्शन ले लिया, उधर इनकम में इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, तो आप एक काम करो, उसको भी आप सही लेवल पे लेके आओ। मींस अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको एक कंट्री डेट मान रही है, एक कंट्री जो है वो डेट मान रही है, तो दूसरी कंट्री को भी बोलो कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप डेट मानो। या एक कंट्री अगर मान लो उसको जो है वो मान रही है, इक्विटी मान रही है, तो दूसरी कंट्री को भी बोलो कि आप इसको इक्विटी माने। ऐसा आप एक काम करो, रूल बनाओ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, समझना। A rule denying exemption or credit of a foreign underlying tax for the dividend that are deductible by the payer। तो देखिए एग्जांपल लिया मैंने, एन कंपनी अज कंपनी रेजिडेंट इन कंट्री एन। तो यहां पे बेटा एक कंट्री एन है, मान लो ये कंट्री एन है, और इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है एन कंपनी, फंडेड बाय द एम कंपनी। एक कंपनी है जो कि रेजिडेंट है इन द कंट्री एम, तो यहां पे दूसरी कंट्री है जिसका एम है, और इसमें एक एम कंपनी है। अब एक बात समझिए, ये एम कंपनी जो है वो फंड करती है एन कंपनी को। दिस इज फंडेड बाय एन कंपनी। एन कंपनी को फंड जो किया वो फंड किसने किया, एम कंपनी ने। अब हुआ क्या, आगे देखिए, विद द इंस्ट्रूमेंट दैट क्वालिफाइज इक्विटी इन कंट्री एम। देखो कंट्री एम में इन्होंने जो फंडेड किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो कंट्री एम में इक्विटी माना जाता है। कंट्री एम में क्या माना जाता है, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी माना जाता है। एंड डेट माना जाता है कंट्री एन में। कंट्री एन में उसको बोला जाता है डेट, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेट बोला जाता है कंट्री एन में, कंट्री एम में उसको इक्विटी माना जाता है। अ पेमेंट मेड अंडर द इंस्ट्रूमेंट वुड बी डिडक्टेबल एज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर एन कंपनी अंडर द एन टैक्स लॉ। अब एक बात समझो, जब इधर डेट माना जाता है तो इसका जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट पे करेंगे इस कंट्री में, यहां पे अलाउ हो जाएगा। यहां पे बेटा पी&एल के डेबिट में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ये वाली जो कंट्री है वो इसको डेट मान रही है। तो जब डेट मानती है तो डेट के केस में जो इंटरेस्ट पे करते हैं पी&एल के डेबिट में जाता है। लेकिन द कॉरस्पॉन्डिंग रिसिप्ट आर ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट डिविडेंड अंडर द टैक्स लॉ ऑफ कंट्री एम। मान लो कंट्री एम का जो टैक्स लॉ है वो उसको इक्विटी मानता था, और मान लो वहां पे टैक्स लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको डिविडेंड मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। तो सोचिए, अब एक कंट्री में तो टैक्स लग नहीं रहा है और दूसरी कंट्री में आप उसका डिडक्शन ले रहे हो, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट को डेट मान रहे हैं और ये एक इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी मान रहे हैं, दोनों के बीच में मिसमैच है। Consequently, the deduction is available under the tax law of country N without a corresponding income inclusion in country M। country M में income include नहीं हो रही, country N में क्या हो रहा है, आप उसका deduction ले रहे हो। Therefore, by virtue of rule denying an exemption or credit of the foreign underlying tax for the dividend that are deductible by the payer, exemption of such income in country M would not be possible। तो बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डेट मान रहे हो तो वो भी डेट माने, आप जो है वो अगर इक्विटी मान रहे हो तो वो भी इक्विटी माने करके, ठीक है। तो देखो यहां पे दो रिकमेंडेशन है जिसके जनरल एग्जांपल आपको दे रखे हैं। पहला तो उन्होंने बोला कि किसी एंटिटी को अगर आप ट्रांसपेरेंट मान रहे हो तो दूसरी कंट्री भी ट्रांसपेरेंट माननी चाहिए, और आप अगर ओपेक मान रहे हो तो दूसरी कंट्री भी उसको ओपेक माननी चाहिए। इसका एग्जांपल यहां पे दे रखा है, आप इसको ब्रेक में रीड कर लीजिएगा। ये एग्जांपल सेम वैसा ही है जैसे मैंने ये पार्टनरशिप फर्म का दिया था कि पार्टनरशिप फर्म को एक कंट्री ओपेक मान रही है, एक कंट्री ट्रांसपेरेंट मान रही है करके, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे होगा वो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। दूसरा रूल क्या है कि भैया कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को अगर मान लो एक कंट्री डेट मानती है तो दूसरी को भी बोलो आप डेट माने, या एक कंट्री इक्विटी मानती है तो दूसरी कंट्री को भी उसको इक्विटी मानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोग आर्बिट्रेज करेंगे और वहां पे डबल नॉन टैक्सेशन का बेनिफिट ले लेंगे। या फिर रूल डिनाइंग अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट
of withholding tax where their tax is already credited to some other entity। अब एक बात समझना, आपने कोई फॉरेन में टैक्स भरा तो इंडिया में उसका क्रेडिट मिलता है। अब एक बात समझो, उसी टैक्स का क्रेडिट मान लो कोई और भी ले रहा है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ना, मल्टीनेशनल ग्रुप्स में बहुत सारी बार ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई फॉरेन में टैक्स एक ही भरा है बट उसका क्रेडिट जो दो लोग ले रहे हैं, इंडिया में भी आप ले रहे हो और मान लो फॉरेन में भी कोई कंट्री ले रही है, या मान लो फॉरेन की गवर्नमेंट उस टैक्स का वापस आपको कुछ टाइम बाद रिफंड कर रही है और इंडिया में आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो ना, एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट का आप मिसयूज कर रहे हो, मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उसको भी उन्होंने बोला कि इसको खत्म करना पड़ेगा, आपको इसको डिनाई करना पड़ेगा इस बेनिफिट को, कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते अगर उसका क्रेडिट किसी और ने भी लिया है। अगर उसका क्रेडिट किसी और ने भी लिया है तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, ऐसे आपको रूल बनाने पड़ेंगे। अब एक बात बताऊं, इससे रिलेटेड इंडिया के लॉ में अभी तक कुछ नहीं आया, इससे रिलेटेड इंडिया के लॉ में कुछ नहीं आया। दिस इज द एक्शन प्लान नंबर 2 और इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट में मजा कैसे आता है, आपको बहुत बार 2 डिडक्शन ले लेते हो करके, ठीक है, सिंगल बोरोवर का जो मैंने एग्जांपल लिया, या फिर आप क्या कर लेते हो, एक जगह डिडक्शन ले लेते हो दूसरी जगह वो इनकम ही नहीं बन रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मिसयूज कर लेते हो, दो लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं करके, ठीक है, या आप ऐसी जगह एक्टिविटी करते हो जहां पे आपका बहुत ही कम जुरिस्डिक्शन है, कम टैक्स लॉ है, टैक्स बहुत कम लगता है, वहां पे आप कुछ एक्टिविटी करते हो, ऐसा करते हो। दिस इज वाज द एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। एंड बेटा उसके बाद आपको करना क्या है, तो उन्होंने बोला कि अगर एक कंट्री ओपेक मानती है किसी एंटिटी को, दूसरी ट्रांसपेरेंट मानती है, तो उसको दोनों आप सेम कर दो। दूसरा उन्होंने बोला कि भैया एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट को एक डेट मानता है तो दूसरा भी डेट माने, एक इक्विटी मानता है तो दूसरा भी इक्विटी माने। और लास्ट में ये बोला कि अगर मान लो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, वो कहीं पे ले लिया है क्रेडिट, तो दूसरी कंट्री में फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द ब्रांच मिसमैच। अब ये ब्रांच मिसमैच क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बात समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ब्रांच मिसमैच होता क्या है। अब ब्रांच मिसमैच क्या होता है, जैसे यूएसए है और ये इंडिया है। अब एक बात समझना, इंडिया में यूएसए का एक कंपनी है जिसका नाम है हेली लिमिटेड। हेली लिमिटेड एक यूएसए का कंपनी है। अब यूएसए का कंपनी है और इंडिया में इन्होंने अपनी एक ब्रांच सेटअप की मुंबई में। यूएसए की कंपनी ने इंडिया में ब्रांच बनाई। अब इंडिया में जो ब्रांच बनाई, मुंबई ब्रांच, मुंबई में इनकी ब्रांच है। तो ब्रांच के केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, ब्रांच के केस में अगर मैं मेरी बात करूं तो अपन लोग इंडिया में क्या करते हैं, ब्रांच का इंडिया में टैक्स निकालते हैं। तो ब्रांच का अपन अलग से पीएनडल बनाएंगे, तो चलो हमने ब्रांच का पीएनडल बनाया और ब्रांच का पीएनडल बनाया। ये पीएनडल बनाते टाइम हम पीजीबीपी हेड के सब प्रोविजन फॉलो करेंगे। आपको अगर याद रहेगा तो पीजीबीपी में ब्रांच की इनकम निकाली जाती है और ब्रांच का प्रोविजन है वो फॉलो करेंगे, पीजीबीपी के प्रोविजन फॉलो करेंगे, डिसअलाउड अलाउड डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा वगैरह सब करेंगे और उसके बाद में हम पीजीबीपी में टैक्स लगाएंगे। अब एक बात बताओ, ब्रांच की इनकम पे मान लो इंडिया में टैक्स लगा, वो टैक्स लगा 10 करोड़ की इनकम आ गई, मतलब पीजीबीपी की इनकम है वो 10 करोड़ आ गई और 10 करोड़ पे इंडिया में इन्होंने क्या कर दिया, ब्रांच ने अपना टैक्स भर दिया। लास्ट 1 मिनट है, ध्यान देना, इंडिया में टैक्स भर दिया 10 करोड़ पे, ठीक है, टैक्स पे कर दिया 10 करोड़ पे इस ब्रांच ने। अब हुआ क्या, जब यूएसए में जो उसका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, ये इंडिया में तो ब्रांच था, अब हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच की इनकम निकालेगा, हेड ऑफिस भी तो। अब एक बात बताओ, ये ब्रांच की इंडिया में जो इनकम निकाली होगी वो इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से निकाली होगी, और आप बताओ यूएसए में जो इनकम निकालेंगे वो यूएसए के टैक्स लॉ के हिसाब से ब्रांच की वापस इनकम पे टैक्स लगेगा। मतलब यूएसए में जो है वो हेली लिमिटेड की पूरी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा, फिर उसको क्रेडिट व्रेडिट मिल जाएगा। या मान लो यूएसए का टैक्स लॉ ये बोलता होगा कि ब्रांच अगर दूसरी कंट्री में तो उतना प्रॉफिट आप कम कर दो। अब एक बात बताओ, यहां ये लोग हेली लिमिटेड जो है वो क्या करेंगे, इंडियन ब्रांच का पीएनडल बनाएंगे यूएसए के लॉ के हिसाब से। अब एक बात समझो, इंडियन ब्रांच जो है उसका उन्होंने पीएनडल बनाया, अब उसके हिसाब से उनका जो प्रॉफिट आया वो फॉर एन एग्जांपल वहां के लॉ के हिसाब से प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट यहां पे फॉर एन एग्जांपल 25 करोड़ आ गया। अब इंडियन लॉ के हिसाब से ब्रांच का प्रॉफिट है वो सिर्फ 10 करोड़ आता था, लेकिन यूएस के लॉ के हिसाब से 25 करोड़ आ गया। अब एक बात बताओ, इस कंपनी की टोटल इनकम फॉर एन एग्जांपल 100 करोड़ है,
और यूएस का लॉ क्या बोलता है, आप एक काम करो, जितना तुम्हारा ब्रांच का प्रॉफिट है जो फॉरेन कंट्री में है, तो उस ब्रांच के प्रॉफिट पे यूएस में टैक्स नहीं भरना। तो ये लोग क्या करेंगे, यहां पे 25 करोड़ लेस कर देंगे, क्योंकि यूएस के लॉ के हिसाब से ब्रांच की इनकम निकालने का तरीका अलग हो सकता है, इंडिया के लॉ के हिसाब से ब्रांच की इनकम निकालने का तरीका अलग हो सकता है। तो वहां के लॉ के हिसाब से ब्रांच की इनकम 25 करोड़ है, तो यहां पे आप समझिए ब्रांच की इनकम 25 करोड़ वो लेस कर देंगे और बोलेंगे कि सिर्फ 75 करोड़ पे हम टैक्स भरेंगे। बट अल्टीमेटली आप सोचिए, इंडिया में उन्होंने जो टैक्स भरा था वो तो सिर्फ 10 करोड़ पे भरा था, और ये इंडिया के लॉ के हिसाब से ब्रांच की इनकम निकाली थी। इसको बोला जाता है ब्रांच मिसमैच करके। ब्रांच मिसमैच क्या है कि दो कंट्री में, आप समझ रहे हो, एक कंट्री जो है उन्होंने दूसरी कंट्री में ब्रांच खोली, अब वो ब्रांच पे टैक्स लगाने का तरीका वो कंट्री का अलग हो सकता है, इस कंट्री का अलग हो सकता है। उधर वो इनकम उस लॉ के हिसाब से अलग निकल सकती है, इस लॉ के हिसाब से अलग निकल सकती है, तो इसमें भी तो मिसमैच आ जाएगा। अब यहां पे मान लो यूएस बोलता है कि आपकी ब्रांच की इनकम जो भी होती है उस पे उस यूएस में टैक्स नहीं भरना, तो आपने टैक्स 25 करोड़ पे नहीं भरा उधर, लेकिन अल्टीमेटली आपका वहां प्रॉफिट जो इंडिया में टैक्स भरा था वो तो सिर्फ 10 करोड़ पे भरा था। इंडिया में जो टैक्स है वो तो 10 करोड़ पे भरा था, आपने यहां पे यूएस में लेस करने को मिल गया पूरा 25 करोड़, क्योंकि आपने बोला ब्रांच का प्रॉफिट है जो पी जिस कंट्री में है, सोर्स कंट्री में हमने टैक्स भर दिया। अब यार इस वजह से इसको बोला जाता है ब्रांच मिसमैच अरेंजमेंट करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ब्रांच मिसमैच अकर वेयर टू जुरिस्डिक्शन टेक अ डिफरेंट व्यू as to the existence of or the allocation of income or expenditure between the branch and the head office of the same taxpayer। वापस से पढ़ेंगे इस लाइन को, branch mismatch occur where two jurisdiction take a different view as to the existence of or the allocation of income or expenditure between the branch in head office of the same taxpayer। Branch mismatch arise where the ordinary rule of allocating income and expenditure between the branch and head office result in the portion of the net income of the taxpayer escaping to charge the taxation in both the branch and resident jurisdiction। Unlike hybrid mismatch, which result from the conflict in the legal treatment of entity or instrument, branch mismatch are the result। branch mismatch क्यों हो रहा है? Are the result of difference in the way the branch and head office account for the payment made by or to the branch। अब एक बात समझना, इस पे बहुत बार ये भी होता है कि एक बात बताओ, इस ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो पेमेंट किया और हेड ऑफिस ने मान लो ब्रांच को पेमेंट किया, उन दोनों का अलाउड डिसअलाउबिलिटी का क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकता है। उन दोनों का अलाउड डिसअलाउड का क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे ब्रांच ने हेड ऑफिस को 25 करोड़ पे किया और इंडिया में पूरा डिडक्शन 25 करोड़ पे ले लिया, और फॉरेन में टैक्सेबल हो रहा है वो सिर्फ 10 करोड़ ही हो रहा है ड्यू टू द लॉ करके, ठीक है। क्योंकि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो रिलेशन का जो लॉ है वो लॉ दोनों जगह अलग अलग हो सकता है। दिस इज कॉल्ड योर ब्रांच मिसमैच करके, ठीक है। अब ये कोई अभी एग्जाम में आया है नहीं अभी तक, बट ध्यान रखना। चलिए उसके बाद में एक्शन प्लान नंबर 3 पे चलते हैं। एक्शन प्लान नंबर 3 बोलता है एसएफसी रूल, दैट इज स्ट्रेटन कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, स्ट्रेंथन कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, दैट इज सीएफसी रूल। अब एक बात समझना, ये सीएफसी रूल होता क्या है? सीएफसी रूल बेसिकली है क्या, आपको इजीली मैं समझा देता हूं। सीएफसी कंट्रोल्ड फाइनेंशियल कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी ये क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखिए, ये कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी होता क्या है? सीएफसी जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी जो कंपनी इंडिया में है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। अब एक बात समझना, हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी है जो ऑर्डर करते हैं दुबई से, लेक्चर को ऑर्डर करते हैं दुबई से, एज वेल एज कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नेपाल से लेक्चर को ऑर्डर करते हैं, एज वेल एज कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मान लो सिंगापुर से ऑर्डर करते हैं, अलग अलग जगह से लेक्चर के ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने सोचा कि ये हमारी इंडिया की कंपनी है, अब हर जगह हम डिस्पैच कर रहे हैं वो इंडिया से कर रहे हैं, इंडिया में इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की कंपनी रेजिडेंट है, तो पूरे वर्ल्ड में जहां से भी इनकम होती है टैक्सेबल होती है। तो हमने क्या किया, एक दुबई में कंपनी बना दी, और दुबई में कंपनी बनाई, उसका नाम दिया बीबी दुबई, बीबी दुबई करके एक कंपनी बना दी। अब आप सोचिए, ये बीबी दुबई करके जो कंपनी है, ये बीबी दुबई करके एक कंपनी है जो हमने दुबई में बनाई। ये कंपनी को क्या कराया, ये हम उसको कंट्रोल करते हैं। मींस मान लो हमारे पास में उसका 70% इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो हमारे पास है।
अब ये बीबी दुबई है वो इंडिया के लिए तो नॉन रेजिडेंट हो गई ना। अब आप सोचिए अगर बीबी दुबई जो दुबई में पेन ड्राइव बेचने से जो इनकम होगी, एज वेल एज द मान लो नेपाल में पेन ड्राइव बेचने से जो इनकम होगी, जो बाकी इनकम्स होगी जो पहले तो इंडिया में टैक्सेबल हो रही थी क्योंकि हम इंडिया से काम कर रहे थे, अब हमने क्या किया, ये जो बीबी दुबई है ना ये नॉन रेजिडेंट बन गई। अब ये बीबी दुबई जो दुबई से इनकम कमा रही है या सिंगापुर से इनकम कमा रही है या नेपाल से इनकम कमा रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा ना। दिस इज कॉल्ड सीएफसी, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। मींस आपने क्या किया कि वहां पे कंपनी बना दी अलग और उस कंपनी में पैसा पार्क किए जा रहे हो करके, ठीक है। आप उसमें पैसा पार्क किए जा रहे हो, मैं क्या करूंगा जो पैसा उधर कमाऊंगा ना सब वो इस कंपनी में पार्क करूंगा, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि भाई कंपनी तो अलग अलग है ना। वो कंपनी वहां की है, ये कंपनी यहां की है, भले हम उसके शेयर होल्डर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल योर सीएफसी, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। अब एक बात समझो, इसके लिए क्या करे, तो इन्होंने क्या किया पता है तुमको, इन्होंने क्या किया, सीएफसी रूल में जो रिकमेंडेशन दिया बेप्स वालों ने एक्शन प्लान में, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी ने जो है ना, इसकी जो इनकम हो रही है ना, इस इनकम हो भले दुबई में रही है, ये कंपनी भले दुबई की है, भले नॉन रेजिडेंट, बट इस इनकम को आप इसके हाथ में टैक्सेबल कर दो, आप इसके हाथ में टैक्सेबल कर दो करके। आप इनकम को एक काम करो, इनकम भले इसको हो रही है बट इनकम को इसके हाथ में, पेरेंट एंटिटी के हाथ में टैक्सेबल कर दो। ऐसे कुछ रूल बना दो। इंडिया ने अभी तक कुछ बनाया सीएफसी से रिलेटेड? आंसर इज नो। इंडिया ने अभी तक सीएफसी से रिलेटेड कुछ भी रूल नहीं बनाए, बट यस इंडिया ने अपने पोयम वाले कॉन्सेप्ट को चेंज किया। देखो कनेक्शन कहां से कहां बैठ रहा है। पोयम वाला जो था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंपनी, याद करो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंपनी में क्या बनाया था, बताया था कि फॉरेन की कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अगर उसका इंडिया में पोयम है तो। पोयम में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और एक बात बताओ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में पोयम कैसे डिसाइड होता था? तो अगर आप याद करोगे तो वहां पे लिखा था कि पोयम डिसाइड करने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले वो देखो एबीओआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं, उसके बाद मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो पोयम बाहर है। अदरवाइज अगर इंडिया में बैठा बैठा कोई पर्सन डिसीजन ले रहा है तो भैया उसका पोयम इंडिया में बन जाएगा। तो आप सोचिए इंडिया वालों ने क्या किया फिर ऐसे केसेस को रोकने के लिए, इन्होंने बोला कि अगर मान लो बीबी दुबई करके जो कंपनी है, इस कंपनी के डिसीजन अगर इंडिया में बैठ के कोई ले रहा है या होल्डिंग कंपनी ले रही है तो फिर उसका पोयम इंडिया में बन जाएगा, ये रेजिडेंट बन जाएगी। और अगर ये रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो ऐसा इन्होंने किया करके, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें इंडियन लोगों की कंपनियां बना रखी है और वहां पैसा पार्क किया हुआ है। ये पैसा पार्क करते हैं तो उसी को बोला जाता है सीएफसी, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने बोला आप सीएफसी रूल लेके आओ और सीएफसी रूल के हिसाब से आप एक काम करो कि जो वो पैसा कमाए ना, वो पैसा वहां पे जो है पैसा कमा रही है उसको आप अपनी होम कंट्री में उसको टैक्सेबल कर दो करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सीएफसी आर द कॉर्पोरेट एंटिटीज incorporated in the tax haven countries and controlled directly or indirectly by the resident of higher tax jurisdiction, that is parent state. एग्जाम्पल के लिए बीबी लिमिटेड इज इंडियन कंपनी सेट अप अ सब्सिडरी इन द दुबई, दैट इज टैक्स हेवन, दैट इज बीबी दुबई लिमिटेड। हमने बीबी दुबई लिमिटेड बना दिया। मान लो दुबई में टैक्स नहीं लगता है या कम रेट से लगता है। इन दिस केस बीबी दुबई लिमिटेड इज ट्रीटेड एज अ सीएफसी, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन। नॉर्मली सीएफसी अर्न द पैसिव इनकम। नॉर्मली सीएफसी के पास क्या होता है, सब पैसिव इनकम ही होता है। And accumulate such income in tax haven countries. Such income is taxable in parent entity only when CFC distribute the dividend. But practically CFC never distribute the dividend, so the income is never taxable in the parent state. To curb these practices, many countries come out with the CFC regulation, and as per the CFC regulation, income earned by the control foreign company is deemed to be the income of parent entity and taxable in the parent state. Normally the CFC rule applicable on the passive income like interest, royalty, dividend, income from transaction with related parties, etc etc. तो क्या होता था ना, मुझे पता था कि इंडिया से अगर मान लो, मुझे पता है कि इंडिया अगर मान लो मैं हूं आज मुझे दुबई में इन्वेस्ट किया, घर खरीदा। अब एक बात बताओ, घर खरीदा और मैं रेजिडेंट हूं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो बेटर है ना यार, मैं वहां पे कंपनी बना के उस कंपनी में रेंट जमा करते जाता हूं, कंपनी बना के कंपनी में रेंट जमा करते जाता हूं, तो वो कंपनी को इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड सीएफसी, कंट्रोल फॉरेन कंपनी।
आपकी कंट्रोल फॉरेन कंपनी और कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, लोग जो जहां पैसिव इनकम आती है। अब मुझे मान लो भारी पैसिव इनकम दुबई से होती है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जब मिल रहा है तो टैक्सेबल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वहां सीएफसी बना दूंगा, एक कंपनी बना दूंगा, वो कंपनी में मिलेगा और कंपनी को मिलेगा तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा। लोग ऐसा किया करते थे करके। चलिए उसके बाद आपका एक्शन प्लान नंबर 4, और एक्शन प्लान नंबर 4 क्या होता है, दिस इज कॉल्ड योर थीन कैपिटलाइजेशन, इंटरेस्ट डिडक्शन एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट। अब एक बात समझना, इंटरेस्ट डिडक्शन एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स ये क्या बोलता है कि बाबू आप जो इंटरेस्ट है, क्या होता है ना, जहां पे टैक्स ज्यादा लगता है वहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज क्या करेगी, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को भारी इंटरेस्ट देगी। और जब भारी इंटरेस्ट देगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि आप एक काम करो, एक फिक्स रेशियो रूल डाल दो ना कि भाई इबिट्टा का इतना परसेंट ही हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, जैसे इंडिया ने डाला 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर ग्रुप रेशियो रूल कर दो कि एक पर्टिकुलर मान लो इंटरनेशनल ग्रुप है, उसको इससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। एक ग्रुप का पूरा रेशियो डिवाइड कर दो, मतलब एक पूरे ग्रुप पे डाल दो कि भैया वर्ल्ड वाइड ग्रुप को इससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। या टारगेटेड रूल्स बना दो फिर आपके, जहां पे आपको लगता है कि रिस्क नहीं है, जैसे बैंकिंग के केस में, इंश्योरेंस के केस में, वहां पे आप टारगेटेड रूल बना दो करके, ठीक है, कि इनको छोड़ के बाकी पे लगेगा। जैसे अपने इंडिया में भी अपन ने बोला हुआ है कि अगर आपका इंश्योरेंस बिजनेस है या फिर बैंकिंग बिजनेस है तो वो 94B थीन कैपिटलाइजेशन वाली सेक्शन नहीं लगती, तो इंश्योरेंस बिजनेस के केस में, बैंकिंग बिजनेस के केस में नहीं लगती। तो आप एक काम करो, यहां से लेके यहां तक इसको एक बार रीड करिए। चलिए रीड करिए एक बार, तब तक मैं चाय पीता हूं। रीड करिए, रीड करिए, रीड करिए फटाफट। यस पीपल डन। तो इसमें रिकमेंडेशन दिया, फिक्स रेशियो आप निकाल दो करके, ठीक है, फिक्स रेशियो रूल, ग्रुप रेशियो रूल एंड टारगेटेड रूल है, वो आप बनाइए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्शन प्लान नंबर 5, एक्शन प्लान नंबर 5 क्या बोलता है, काउंटर द हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस। जो हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस है ना उसको काउंटर करो, हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस है उसको काउंटर करो। अब आप बोलोगे हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस शिनम क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री क्या करती है पता है, जो रॉयल्टी वगैरह होती है उस पर बहुत कम टैक्स लगाती है या टैक्स नहीं लगाती करके, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज क्या होती है, जो रॉयल्टी वगैरह होती है उस पर कम टैक्स लगाती है या टैक्स नहीं लगाती। अब उसमें हुआ क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं कि कोविड की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन में आपको पता रहेगा जो ऑक्सफोर्ड ने
एंड एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड करके, आप लोगों ने भी कोविशील्ड ली होगी या कोवैक्सीन जो भी आपने ली होगी, कोविशील्ड जो बनाई वो कोविशील्ड, उनका पूरा रिसर्च कहां पे हुआ था? रिसर्च हुआ था यूके में। अब जब वो वैक्सीन बन गई तो उन्होंने मान लो ऐसा सोचा कि हम एक काम करते हैं, इस वैक्सीन का पेटेंट जो लेते हैं वो इनकी कोई ऐसी कंपनी थी जो कंपनी फॉर एन एग्जांपल किसी टैक्स हेवन कंट्री में थी। एग्जांपल के लिए केमन आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है केमन आइलैंड। अब केमन आइलैंड में उनकी एक टैक्स हेवन में सब्सिडरी कंपनी थी और उसने क्या किया, उस पेटेंट को रजिस्टर कराया केमन आइलैंड में। अब आप सोचिए, केमन आइलैंड में उस पेटेंट को रजिस्टर्ड कराया, तो अब जो जो कंपनियां उस पेटेंट को यूज करेगी वो रॉयल्टी कौन सी कंपनी को देगी? केमन आइलैंड वाली को। और केमन आइलैंड वाली कंपनी को देगी तो वहां तो टैक्स लगता ही नहीं। लोग ऐसा किया करते थे करके, ठीक है। वो क्या करते थे, आईपी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो डेवलप कहीं और हुई है बट रजिस्टर्ड कहीं और करा लेते थे। और जिससे क्या होता था, बोलते रजिस्टर्ड यहां पे हुई है, पेटेंट हमारा रजिस्टर्ड यहां पे हुआ है, तो यहां पे टैक्स जो कम का बेनिफिट मिल जाएगा और उसको टैक्स लगेगा ही नहीं। इन्होंने बोला ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। और अल्टीमेटली आप जो कम रॉयल्टी पे जो कम टैक्स लेते हो ना, वो तभी कम टैक्स लीजिए जब वो सच में डेवलप वहां पे हुआ है, सच में एक्टिविटी वहां पे हुई है, तभी कम रेट का बेनिफिट दीजिए। अदरवाइज आप कम रेट का बेनिफिट ना दीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, हर कंट्री क्या बोलेगी कि चलो कोई बात नहीं, पेटेंट हमारी कंट्री में आप रजिस्टर्ड करा दो, आपको जो रॉयल्टी होगी उस पर सिर्फ 5% टैक्स, 10% टैक्स। तो इंडिया ने इसको लेके क्या किया, इंडिया ने क्या किया, आपको पता एक सेक्शन थी, दैट इज द सेक्शन 115 BBF करके, जो पहले टॉपिक में मैंने पढ़ाई थी। और मैंने बोला था इंडिया में अगर आपने कोई पेटेंट डेवलप किया और वहां पे ये लिखा हुआ था, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंडिया में 75% और मोर का खर्चा इंडिया में किया है। अगर 75% और मोर का खर्चा इंडिया में किया है, इंडिया में पेटेंट डेवलप किया है, तो आपको 10% का कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू दिस एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान में बोला है कि हर कंट्री को यह सोचना पड़ेगा कि आप जो आईपी डेवलप हुआ है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आज की डेट में सबसे बड़ी चीज हो जाती है। अगर वो जो डेवलप हुआ है तो उस पर कम रेट से आप टैक्स लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बट आप तभी टैक्स लो ना जब सब्सटेंशियल एक्टिविटी आपकी कंट्री में हुई है। सब्सटेंशियल एक्टिविटी आपकी कंट्री में हुई है करके, ठीक है। सब्सटेंशियल एक्टिविटी अगर आपकी कंट्री में हुई है तो फिर आप कम रेट से टैक्स का बेनिफिट दो, अदरवाइज आप टैक्स का बेनिफिट कम रेट वाला मत दो। तो आप एक काम करो, यहां से लेके और यहां तक रीड करो एक बार, एक्शन प्लान नंबर 5 रीड करो। समझा? चलिए, उसके बाद एक्शन प्लान नंबर 6। और एक्शन प्लान नंबर 6 क्या बोलता है पता है? एक्शन प्लान नंबर 6 क्या बोलता है? प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज। जो लोग ट्रीटी को अब्यूज करते हैं ना, जो लोग ट्रीटी को अब्यूज करते हैं, वो ट्रीटी अब्यूज को रोको आप, ठीक है। ट्रीटी अब्यूज को आप रोको। ट्रीटी को अब्यूज करना मतलब ट्रीटी को गलत यूज करना, ट्रीटी जो है उसको गलत यूज करते हैं, उसको रोको। प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज, दैट इज द एक्शन प्लान नंबर 6। अब आप बोलोगे प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज जो है उसका मतलब क्या होता है? जैसे लोग जो ट्रीटी शॉपिंग करते हैं, ट्रीटी शॉपिंग को आप रोको, ट्रीटी शॉपिंग को आप रोको। ट्रीटी शॉपिंग को कैसे रोकेंगे? पहले ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले एक बार बता चुका हूं, बट आज वापस बता देता हूं। मान लो हुआ क्या, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये मान लो मॉरिशस है, मॉरिशस है, इंडिया है और मॉरिशस है। अब हुआ क्या, इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक ट्रीटी हुई है। वो ट्रीटी बहुत पहले का ट्रीटी था। उसमें हुआ क्या कि भैया मॉरिशस का कोई पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया से अगर कोई कैपिटल गेन कमाता है, इंडियन शेयर मार्केट से कैपिटल गेन कमाता है, तो उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स, नो टैक्स, उस पे इंडिया में टैक्स है वो नहीं लगेगा। ऐसा मॉरिशस इंडिया की ट्रीटी में लिखा हुआ था। मॉरिशस इंडिया की ट्रीटी में लिखा हुआ है कि मॉरिशस से कोई पर्सन आता है इंडियन शेयर मार्केट में, इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, समझ गए।
लेकिन मॉरिशस में टैक्स लगेगा? मॉरिशस में टैक्स था ही नहीं, पहले मॉरिशस में टैक्स ही नहीं लगता था, मॉरिशस में टैक्स बहुत कम रेट से लगता था। मान लो मॉरिशस में टैक्स की रेट है 5%। अब हुआ क्या, कोई भी पर्सन इंडियन शेयर मार्केट में आता था, अगर इंडिया में टैक्स भरे तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा कौन सी रेट से? इंडिया में जो टैक्स भरना पड़ेगा वो इंडिया में टैक्स लगेगा 20% की रेट से या 10% की रेट से, 15% की रेट से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, मॉरिशस वाले इंडिया में आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मान लो चोर लोग पाकिस्तान वाले, अब मान लो पाकिस्तान वाले को इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था या यूके वाले को इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था, तो वो डायरेक्ट इंडिया नहीं आते थे। वो लोग क्या करते थे, पैसे को पहले मॉरिशस ले जाते थे और मॉरिशस ले जाके और वहां पे एक कंपनी बना लेते थे और वहां पे एक कंपनी बना के उस कंपनी के थ्रू इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इंडिया में बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी टैक्स नहीं भरते थे, अल्टीमेटली टैक्स है वो मॉरिशस में भरते थे, बहुत ही नॉमिनल टैक्स था या टैक्स भी नहीं था, पैसा वापस निकाल के यूके चले जाते थे, पाकिस्तान चले जाते थे। तो इसको बोला जाता था मॉरिशस रूट करके। आपने सुना होगा कभी कि इंडिया में पैसा आ रहा है थ्रू द मॉरिशस रूट। ये मॉरिशस रूट मॉरिशस की ट्रीटी की वजह से हो रहा था, पहले होता था, अभी नहीं होता है। मॉरिशस रूट जो है वो फॉलो होता था और मॉरिशस रूट के थ्रू इंडिया में पैसा आता था। आपने सुना होगा कहीं, अगर आप गूगल पे कभी सर्च करोगे, मेरे पास आज टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको गूगल पे सर्च करके आर्टिकल बताऊं, बट आपने कभी सुना होगा कि इंडिया में मॉरिशस रूट फॉलो होता था। तो मॉरिशस रूट का मतलब यही होता है करके, ठीक है, मॉरिशस रूट का मतलब यही होता है कि ये लोग क्या करते थे कि मॉरिशस में जाके और मॉरिशस की ट्रीटी का बेनिफिट है वो ले लेते थे। तो ट्रीटी अब्यूज कर रहे हैं ना ये समझिए, इंडिया और मॉरिशस की ट्रीटी है, इसको अब्यूज कर रहे हैं, इसको गलत यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर ट्रीटी अब्यूज। ट्रीटी अब्यूज हो रही है, तो यहां पे ट्रीटी अब्यूज के अगेंस्ट में क्या करना है, तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, तो ट्रीटी शॉपिंग मींस टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एनी ट्रीटी बाय द एनी पर्सन विच इज नॉट मीन्ड फॉर दैट पर्सन। मींस उस ट्रीटी का बेनिफिट वो बंदा ले रहा है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। Suppose as per India Mauritius Treaty, a person resident of Mauritius earning capital gain on share in Indian company shall not be taxable in India. Now suppose any person resident of UK is incorporate a shell company in Mauritius and takes the benefit of India Mauritius Treaty is called a treaty shopping. अब रिकमेंडेशन OECD की क्या थी? OECD ने बोला आप एक काम करो, पहले तो क्लियर स्टेटमेंट ये प्रीएम्बल ऑफ द ट्रीटी में डाल दो कि द सच ट्रीटी इज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन थ्रू द ट्रीटी शॉपिंग। आप हर DTAA के प्रीएम्बल में ये डाल दो। तो मैं बताऊं, अब इंडिया जो DTAA बनाता है ना, उसके प्रीएम्बल में ये लिखता है करके, ठीक है, पहली लाइन में ये लिखता है कि दिस ट्रीटी इज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन नॉट फॉर द क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन थ्रू द ट्रीटी शॉपिंग। हम ट्रीटी शॉपिंग को यहां पे क्रिएट नहीं होने देंगे, ये पहले ही लिखा जाता है, पहली लाइन में लिखा जाता है। आजकल जितने DTAA बोलते हैं ना, उसका प्रीएम्बल में ये लिखा जाता है, ये यहां से इन्होंने लिखा पिक किया। दूसरा इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल डालो, LOB रूल मतलब लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल। अब ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल क्या होता है, देखिए, रूल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज लीगल नेचर, ओनरशिप, जनरल एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट ऑफ मॉरिशस शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन द शेयर एट द रेट 50% ऑफ इंडियन टैक्स रेट, बट दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू मॉरिशस रेजिडेंट शैल कंपनीज फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इज लेस देन 7 लाख रुपए। अब एक बात समझो, होता क्या है, पहले तो क्या लगता था पता है, इंडिया में टैक्स ही नहीं लगता था, मॉरिशस वाले जो इंडिया में आते थे उस पर टैक्स ही नहीं लगता था। लेकिन आपको पता है बीच में मोदी जी मॉरिशस गए थे, अगर आपको ये याद रहे, आज की बात नहीं है, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, मतलब 2017 के आसपास की बात है। इन 2017 मोदी जी विजिट द मॉरिशस। आप कभी गूगल पे आर्टिकल सर्च करोगे तो मिलेगा, मोदी जी मॉरिशस गए थे और मॉरिशस जाके वो मॉरिशस के साथ हमारी जो ट्रीटी थी ना उसको चेंज कराया। ऐसा का ऐसा सिंगापुर के साथ भी किया था। तो सिंगापुर और मॉरिशस दोनों ट्रीटी को चेंज किया और उस ट्रीटी चेंज में उन्होंने क्या कराया पता है, उन्होंने ट्रीटी चेंज में पहला तो कराया कि आप एक काम करो कि मॉरिशस का बंदा अगर कोई आज इंडिया में आता है तो उस पर नो टैक्स नहीं, हम उसको लिमिट ऑफ बेनिफिट कर देंगे और हम उसको सिर्फ 50% टैक्स लेंगे। मतलब इंडिया में टैक्स रेट मान लो 10% है LTCG की, 112A की, तो हम एक काम करेंगे उससे 5% की टैक्स लेंगे मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस टैक्स नहीं लेता है यार, सब लोग मॉरिशस रूट फॉलो करते हैं, मॉरिशस टैक्स नहीं लेता। तो 2017 में जब ये LTCG पे टैक्स लाया गया 112A में, 2018 में अरुण जेटली जी ने, उससे पहले उन्होंने मॉरिशस ट्रीटी को चेंज कराया जाके।
और मोदी जी गए और मोदी जी ने उनको बोला कि मॉरिशस ट्रीटी इंडिया की ट्रीटी है, उसको चेंज करो। और चेंज करके पहली चीज उन्होंने ये डाला कि हम एक काम करेंगे, इंडिया में आपके लोगों पे पूरा टैक्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ आधा टैक्स लेंगे 50%। लेकिन एक बात समझना, हम मॉरिशस का रेजिडेंट उस पर्सन को नहीं मानेंगे जिसका पूरे साल का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मॉरिशस में 7 लाख से कम है। मतलब एक बात बताओ, अगर ये पाक का बंदा या यूके का बंदा मॉरिशस में कंपनी बनाएगा तो मॉरिशस का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो कम ही होगा ही नहीं, क्योंकि शेल कंपनी है। आप सोचिए, मॉरिशस में जो शेल कंपनी बनाएगा, तो शेल कंपनी जो होगी वो शेल कंपनी का खर्चा तो होगा ही नहीं ना। मॉरिशस में शेल कंपनी का खर्चा तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो यहां कोई शेल कंपनी है तो हम उसको ये ट्रीटी का बेनिफिट देंगे ही नहीं, और हम उस पर तो पूरा टैक्स लेंगे, पूरा 10% 15% जो भी हो पूरा टैक्स लेंगे। लेकिन हम शेल कंपनी किसको मानेंगे कि जिसका मॉरिशस में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 7 लाख से कम है। मतलब 7 लाख से कम होगा ना। अगर शेल कंपनी बनानी है एकदम ही, अगर ऐसी कंपनी बनानी है, यू कैन से दैट कंपनी ऐसी बनानी है जो शेल कंपनी है, बोगस कंपनी बनानी है, तो बोगस कंपनी का खर्चा तो होगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो, इसको बोला लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, क्या हम बेनिफिट देंगे ही नहीं। पहली चीज तो मॉरिशस वालों पे हम आधा टैक्स इंडिया में लगाएंगे, और दूसरी चीज यह है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 7 लाख से कम है मॉरिशस में, उसको हम मॉरिशस का रेजिडेंट ही नहीं मानेंगे, उसको हम पूरा टैक्स लगाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड योर लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल, या जिसको एलओबी रूल बोलते हैं। आपको चाहिए तो आप इसमें लिख लीजिए लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट रूल, ऐसा डालो ट्रीटी में। तीसरा, पीपीटी रूल्स। पीपीटी रूल्स क्या होता है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल पर्पस ट्रांजैक्शन। आप जो है वो प्रिंसिपल तक की तह पे जाइए कि पर्पस क्या है उस ट्रांजैक्शन का, और उस ट्रांजैक्शन को टारगेट करते हुए आप ऐसे कुछ पीपीटी रूल्स बनाइए। दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन रूल्स। आप एक काम करिए कि वो पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, उसको देखते हुए आप टारगेटेड रूल बनाइए। दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन रूल्स, या पीपीटी रूल्स बोलते हैं। वो अभी तक हमने कुछ ऐसे बनाए नहीं है, बट जैसे एलओबी रूल्स है वो अपन ने मॉरिशस वालों के साथ में ऐसा लिमिट ऑफ बेनिफिट किया है। लिमिट ऑफ बेनिफिट, सही तो बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, लिमिट ऑफ बेनिफिट्स करके, ठीक है। हाँ, तो वैसा किया है। अब एक बात समझना, तो ये ओईसीडी के रिकमेंडेशन थे। अब यहां पे एक बात समझना, एक एक्शन प्लान आता है, दैट इज एक्शन प्लान नंबर 7। एक्शन प्लान नंबर 7 जो है वो बोलता है प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस। भाई जो पी का स्टेटस है ना, वो पी के स्टेटस को वापस से आप रीडिफाइन कर दो, क्योंकि पहले पी के स्टेटस में क्या लिखा था पता है? पी के स्टेटस में पहले लिखा था कोई ब्रांच होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए करके, ठीक है। किसी कंट्री में ब्रांच है, ऑफिस है, लाइक आपका क्या बोलते हैं गोडाउन है, या मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि जैसे वो फॉर्मूला 1 का सर्किट था वो भी पी माना गया था। तो पी की डेफिनेशन में जो लोग आते थे, जो मतलब आज संस्थाएं आती थी, उनको आप रिविजिट करिए उस डेफिनेशन को और चेंज करिए करके, ठीक है, उसको थोड़ा ब्रॉड करिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, रीवर्क द एक्सेप्शन ऑफ द पीई की डेफिनेशन। पीई की डेफिनेशन में बहुत सारे एक्सेप्शंस थे कि ये पीई में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था सिर्फ प्रिपरेटरी वर्क करते हो या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हो करके, ठीक है, तो वो पीई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला उसको रीडिफाइन करिए वापस से। To define PE, all activity carried on by enterprise along with the activity by closely related person shall be examined। अब क्या होता था कि अगर मान लो पी की डेफिनेशन में लोग क्या करते थे, अपनी एक्टिविटीज को ब्रेक कर देंगे और 15 एक्टिविटी करेंगे किसी दूसरी कंट्री में अलग अलग क्लोजली कंपनियों के द्वारा, और बोलेंगे हमारा तो पी उस कंट्री में है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप एक काम करो कि जब पी की डेफिनेशन देखते हो तो जितने भी लोग आपकी कंट्री में वो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसको सबको साथ में लेके देखो। आप सबको साथ में लेके देखो तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपकी कंट्री में पी है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, एनालाइजिंग अरेंजमेंट एंटर थ्रू द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। अब एक बात समझना, क्या होता है ना, पी की डेफिनेशन में इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो आपका एजेंट है, वो एजेंट को भी आप पी में लो, वो कमिश्नर बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसको भी आप पी की डेफिनेशन में जोड़ोगे। तो बिजनेस थ्रू कमिश्नर मींस कमीशन एजेंट also included in the definition of PE except it is perform as independent business activity। अगर वो independent business activity है तो बात ठीक है, अदरवाइज अगर कोई एजेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बिजनेस कनेक्शन में, इंडिया में कोई एजेंट है वो हैबिचुअली क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप PE में लेके आओ। वो सब चीजें हैं वो आप PE की डेफिनेशन में डालो। ऐसा इन्होंने एक्शन प्लान नंबर 7 में बोला था, दैट इज द प्रिवेंट द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिश्ड PE स्टेटस। बिकॉज लोग क्या करेंगे ना कि भैया PE स्टेटस को
अवॉइड कर लेंगे। प्रिवेंट ऑफ आर्टिफिशियल अवॉइडेंस जो कर रहे थे उसको करने मत दीजिए। आप एक काम करो, अगर कोई कंपनी है उसके अलग अलग मान लो रिलेटेड पर्सन है, वो एक्टिविटियां कर रहे हो, उन सबको साथ में देखो कि भाई पीई है या नहीं। एज वेल एज दो कमीशन एजेंट वगैरह है उसको भी आप पीई की डेफिनेशन में लेके आओ। उसके बाद तुम्हारा एक्शन प्लान नंबर 8 से लेके जो 10 है ना, इसको आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है और ना इससे रिलेटेड कोई चीजें याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने भी बताते टाइम इंस्टीट्यूट ने भी 8 से 10 को एक साथ में बताया, 8, 9, 10 3 एक्शन प्लान। ये क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम इन लाइन और वैल्यू क्रिएशन, इंटेंजिबल रिस्क एंड कैपिटल एंड अदर रिस्क, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन। इसमें होता क्या है, ये जो तीनों एक्शन प्लान है, इन तीनों एक्शन प्लान का सार क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये तीनों एक्शन प्लान है, इसका सार क्या है मैं वो सार बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इनका सार ये है कि आप मुझे बताओ, आपको अगर याद रहेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ मेथड बताई थी। एक था तुम्हारा कप मेथड, एक था रीसेल प्राइस मेथड, एक था कॉस्ट प्लस मेथड, एक था ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड और एक था प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में मैंने क्या बताया था कि जब कोई कंपनियां है वो जॉइंट वेंचर में काम करती है, जॉइंट वेंचर में मतलब सब लोग मिलके काम करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। तो अगर कोई कंपनीज है वो अगर जॉइंट वेंचर में काम करती है तो आपको मैंने क्या बताया था कि जॉइंट वेंचर के केस में आपको पता है उनका प्रॉफिट डिवाइड किया जाता था उनके रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो में। और रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन जो रेशियो है करके, ठीक है, वो रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता था? रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो में मैंने बताया था जैसे किसने कितना रिस्क लिया है, कितने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, किसने कितना जो है वो क्या बोलते हैं फंड डाला है, किसने कितना मैन पावर एंगेजमेंट किया है। अब मैंने तो आपको वहां पे ऐसे जनरली बता दिया था, बट ये कैसे होता होगा? तो इन्होंने उससे रिलेटेड उन्होंने बोला कि हमेशा ध्यान रखो, हाई रिस्क जिसकी है उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए, जिसकी रिस्क ज्यादा है उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये जो तीन चीजें जो है, ये जो एक्शन प्लान 3 है, 8, 9, 10, ये सिर्फ उसकी बात करते हैं कि भैया तुम्हारा हाई रिस्क एरिया जो है वहां पे हाई रिस्क वाले को हाई रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये जो तीनों एक्शन प्लान है वो तीनों एक्शन उस प्लान उसकी बात करते हैं कि जब कहीं भी इनटेंजिबल ट्रांसफर होता है तो वो इनटेंजिबल्स की वैल्यू वगैरह आप बड़ी केयरफुली देखा करो, बिकॉज इनटेंजिबल्स के थ्रू क्या होता है, बड़ा चिटिंग विटिंग हो सकता है। तो दिस इज द एक्शन प्लान 8, 9, 10, नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि आप उसको बड़ा अच्छे से ध्यान दो और उन चीजों को आप अच्छे से रिवर्क करो करके, ठीक है, कि जो वैल्यू क्रिएशन, इंटेंजिबल रिस्क एंड कैपिटल एंड अदर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है उसको आप टारगेट करके ढंग से देखोगे। दिस इज कॉल योर एक्शन प्लान नंबर 8, 9, 10। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए उसके बाद में एक्शन प्लान नंबर 11। एक्शन प्लान नंबर 11 ये बोलता है कि मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द बैप्स। एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि बैप्स हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा बैप्स हो रहा है? बैप्स मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये कैसे पता चलेगा? ये पता कैसे चलेगा भाई? किसी भी कंट्री को कैसे पता चलेगा बैप्स हो रहा है? तो इन्होंने बैप्स के कुछ इंडिकेटर दिए हैं कि अगर ऐसा होते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए कि बैप्स हो रहा है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे पता चलेगा कि बैप्स हो रहा है? तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिससे पता चलता है कि यार यहां बैप्स हो रहा है तो बैप्स हो रहा है करके, ठीक है। आप बोलोगे कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है? तो देखिए इन्होंने 6 इंडिकेटर दिए। इंडिकेटर ऑफ द बैप्स एक्टिविटी एक्शन प्लान 11 में दिया कि आप पता कैसे करोगे कि भाई बैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो इन्होंने यहां पे 6 इंडिकेटर दिए और बोला कि ये इंडिकेटर से आप पता कर सकते हो कि बैप्स हो रहा है। देखिए कौन कौन से इंडिकेटर है। पहला, 6 इंडिकेटर ऑफ बैप्स एक्टिविटी हाईलाइट द बैप्स बिहेवियर यूजिंग द डिफरेंट सोर्स ऑफ द डेटा, एम्प्लॉयड डिफरेंट मैट्रिक्स एंड एग्जामिन डिफरेंट बैप्स चैनल्स। When combined and presented as a dashboard of indicator, they confirm the existence of the BAPS। तो हर कंट्री को बोला कि देखो अगर ऐसा हो रहा है ना तो आप समझ लीजिए BAPS हो रहा है करके, आपकी कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है करके, ठीक है। एंड इट्स कंटिन्यू द इंक्रीज द स्केल इन द रिसेंट ईयर्स। तो इन्होंने बोला क्या क्या इंडिकेटर है, कैसे पता चलेगा BAPS हो रहा है। तो सबसे पहला, द प्रॉफिट रेट ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज affiliates located in the lower tax countries are higher than their group average worldwide profit rate। इन्होंने बोला कि देखो एक तो ये पता करो कि अगर कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका टैक्स रेट, जिसका जो क्या बोल रहे प्रॉफिट रेट कम है, जहां पे टैक्स हायर है,
प्रॉफिट रेट कम है जहां पे टैक्स हायर है, वापस से, या प्रॉफिट रेट यू कैन से दैट द ज्यादा है जहां पे टैक्स लोअर है एज कंपेयर टू देयर ग्रुप प्रॉफिट। एग्जांपल के लिए अभी समझेंगे, देखिए पहले क्या लिखा, वापस से पढ़ेंगे इसको। द प्रॉफिट रेट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ऑफ अफिलिएट्स लोकेटेड इन द लोअर टैक्स कंट्रीज आर हायर, मतलब उनका प्रॉफिट ज्यादा है जहां पे टैक्स रेट कम है एज कंपेयर टू देयर ग्रुप एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट रेशियो। अब एक बात समझिए, जैसे मान लो मैं बात करूं यूनिलीवर ग्रुप की, तो यूनिलीवर ग्रुप का फॉर एन एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में प्रॉफिट कमा रहे हैं एवरेज 10%, एवरेज इज 10%, लेकिन पता चलता है कि मॉरिशस में इनका प्रॉफिट 25% है। मॉरिशस में इनका जो प्रॉफिट है, मींस उनका जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो 25% है, या मान लो अर्निंग बिफोर टैक्स है, ईबीटी है, वो 25% है, बट पूरे वर्ल्ड में उनका 10% है। तो इससे पता चलता है कि ये प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका जहां पे टैक्स रेट कम है वहां प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू द जहां पे टैक्स रेट जो है वो ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट कम है, मतलब उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है, एवरेज प्रॉफिट, उसमें ज्यादा प्रॉफिट उन कंट्रीज से आ रहा है जहां से टैक्स रेट कम है। तो इसका मतलब समझ लीजिए ये बैप्स हो रहा है यहां पे। तो देखिए फॉर एग्जांपल, द प्रॉफिट रेट रिपोर्ट्स बाय द मल्टीनेशनल एंटरप्राइज affiliates located in the lower tax country are twice as high as their group worldwide profit rate in average। मतलब ग्रुप वाइज पूरा प्रॉफिट 10% है और देखते हैं कि जहां पे टैक्स नहीं लगता वहां 20% है या उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बैप्स हो रहा है, समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है, देखिए, द इफेक्टिव टैक्स रेट पेड बाय द लार्ज एमएनई एंटिटीज are estimated to be the lower than the similar enterprise with only domestic operation। अब आप समझिए कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो मल्टीनेशनल कंपनीज का कम है एज कंपेयर टू ऐसे प्लेयर का जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में। एग्जांपल के लिए पतंजलि का प्रॉफिट परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज है, वो टैक्स रेट है, मान लो पतंजलि 30% टैक्स भर रही है, लेकिन अगर अपन देखते हैं यूनिलीवर ग्रुप वो मान लो 5% ही टैक्स भर रहा है। तो इससे पता चलता है बैप्स हो रहा है। तो देखिए यहां पे बोला करके, ठीक है, कि यहां पे इन्होंने बोला कि दिस tilts the playing field against the local businesses and non-tax aggressive MNEs, although some of this may be due to the MNEs greater utilization of available country tax preferences। ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कुल मिला के ऐसा बोला कि देखो, अगर जो लोकल प्लेयर है जो डोमेस्टिक लॉ में सिर्फ काम करता है, उसका जो टैक्स परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द MNE। इसका मतलब यहां हो सकता है कि आपका बैप्स हो रहा है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कहीं पे आपका एफडीआई बढ़ रहा है। तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन द कंट्रीज with net FDI to the GDP ratio of the more than 200% increase from 38 times higher than all the other countries in 2005 to 99 times higher in 2012। तो यहां पे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कहीं स्पेसिफिक एरिया में एफडीआई बढ़ रहा है, किसी स्पेसिफिक कंट्री में एफडीआई इन द कंट्री विद द नेट एफडीआई टू द जीडीपी रेशियो ऑफ द मोर देन 200% इंक्रीज from the 38 times higher than all other countries in 2005 to the 99 times higher than 2012। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है, किसी कंट्री में अगर एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ बैप्स हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि भैया वहां बैप्स है वो हो रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड, एक स्पेसिफिक एरिया में बढ़ रहा है, स्पेसिफिक कंट्रीज में बढ़ रहा है। तो एफडीआई इन द कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज में विद द नेट एफडीआई टू द जीडीपी रेशियो मोर देन 200% है उनका करके, ठीक है, नेट एफडीआई टू द जीडीपी रेशियो वो मोर देन 200% इंक्रीज फ्रॉम 38 टाइम्स हायर देन ऑल अदर कंट्रीज। इन तो कुछ कंट्रीज में अगर एफडीआई बढ़ रही है ज्यादा, तो उसका मतलब यहां हो सकता है बैप्स हो रहा है। उसके बाद द सेपरेशन ऑफ द टैक्सेशन प्रॉफिट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी is particularly clear with respect to the intangible asset and phenomenon has growth rapidly। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये वही वाली बात होगी कि जैसे रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी के केस में आप क्या करते हो कि जहां पे सब्सटेंशियल एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी क्रिएटिंग जो कंट्री है, वहां पे तो आप टैक्स नहीं भर रहे हो, आप टैक्स वहां पे भर रहे हो जहां पे क्या हो रहा है, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है एक्टिविटी। तो इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड
to the spending on the research and development in the group of the low tax country was 6 times higher than the average ratio for all other countries। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम है वो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में ही कर रहे हैं और उनका रॉयल्टी बहुत ज्यादा है वहां पे, एंड हैज इंक्रीज 3-fold बिटवीन द 2009 to 2012। मतलब आपका जो है वो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी जो हो रहा है, वो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी जो है वो इंटेंजिबल, मतलब यू कैन से दैट द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी उतना उधर नहीं है, बट आपकी रॉयल्टी की इनकम उधर ज्यादा है। तो इससे भी पता चल सकता है कि ये आपका जो है बेप्स हो रहा है। या फिर यहां पे नेक्स्ट सेम वैसा ही पॉइंट बोलेगा कि रॉयल्टी रिसीव्ड बाय एंटिटी लोकेटेड इन दिस लो टैक्स कंट्री अकाउंटेड फॉर द 3% ऑफ टोटल रॉयल्टी। दिस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द बेप्स, दो नॉट अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द स्किल ऑफ द बेप्स। बट यहां पे क्या होता है कि इन्होंने बोला कि जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्री है ना, वहां पे आपका 3% रॉयल्टी बन रहा है। मतलब टोटल रॉयल्टी जो 100 रुपया है, तो मान लो 3 रुपया जो रॉयल्टी है वो लो टैक्स, ऐसे मॉरिशस जैसी कंट्री, केमन आइलैंड जैसी कंट्री, वहां पे आप बता रहे हो कि भाई वो कंट्री में इतना रॉयल्टी बन रहा है। तो उससे क्या पता चलेगा कि यहां पे बेप्स हो रहा है। तो ऊपर वाला पॉइंट इनकनेक्टेड है, उसके साथ साथ जैसा ही है। उसके बाद debt from the both related and third party is more concentrated in M&E affiliates in the higher statutory tax rate। ये देखा जाता है कि जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे डेट ज्यादा बढ़ रहा है, मींस वहां पे लोन लेने का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जहां पे आपकी टैक्स रेट ज्यादा है वहां डेट ज्यादा है, तो टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे डेट ज्यादा है, मतलब आप बेप्स हो रहा है, ये देख लीजिए। तो द इंटरेस्ट टू द इनकम रेशियो ऑफ अफिलिएट्स ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल M&E इज हायर टैक्स रेट कंट्रीज इज ऑलमोस्ट 3 times हायर देन M&E's वर्ल्ड वाइड थर्ड पार्टी इंटरेस्ट टू इनकम रेशियो। तो इन्होंने कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है वहां डेट का रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है, मींस वहां डेट ज्यादा ले रहे रेदर देन इक्विटी। तो ये भी आपका बेप्स का एक इंडिकेटर है। तो बेप्स के इंडिकेटर में क्या क्या है, सबसे पहला तो ये है कि M&E का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट ऐसी कंट्री से बता रहे हैं जहां पे टैक्स कम है, या फिर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट है वो लार्ज M&E का टैक्स रेट इफेक्टिव बहुत कम है एज कंपेयर टू ऐसे प्लेयर का जो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ प्ले कर रहा है। उसके बाद किसी कंट्री में FDI एकदम से बढ़ जाना, उसका भी एक बेप्स का इंडिकेटर है। या फिर आपका बहुत बार क्या होता है कि टैक्सेशन जो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी जहां पे हो रही है वहां पे आप जो रजिस्टर्ड वगैरह नहीं कराते हो पेटेंट वगैरह को, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है, उस पर्टिकुलर केस में ये देखा गया है कि वैल्यू ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड टू द स्पेंडिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना स्पेंडिंग वहां नहीं हो रहा है, बट आपकी रॉयल्टी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है वहां पे। या फिर जैसे कोई कंपनी है M&E है, उसका ओवरऑल जो रॉयल्टी का इनकम है उसमें 3% रॉयल्टी का इनकम या उससे ज्यादा है, वो ऐसी कंट्री में हो रहा है जहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम है। या बहुत बार क्या होता है जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे बेसिकली आपका डेट का रेशियो बढ़ गया है, मींस वहां पे इंटरेस्ट का रेशियो बढ़ गया है, डेट के थ्रू आप फंडिंग करा रहे हो। दिस इज द एक्शन प्लान नंबर 11 करके, ठीक है, जो बोलता है इंडिकेटर ऑफ द बेप्स। बेप्स के क्या इंडिकेटर है, चलिए एक्शन प्लान नंबर 12 पे चलते हैं। और एक्शन प्लान नंबर 12 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ द अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट। इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अब आप इसको रोकने के लिए क्या करो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डालो, इतनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डालो ना करके, ठीक है, कि हर जगह उनसे डिस्क्लोजर मांगो, हर जगह डिस्क्लोजर मांगो। तो आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दो। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिवली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बहुत इफेक्टिव बनाना है। और बहुत बार तो ऐसा हो जाना चाहिए ना कि पहले ही आपको पता चल जाए कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है। मतलब आप ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बना दो कंट्री में कि हर कंपनी को हर कंट्री में जो बिजनेस कर रही है, जो कर रही है, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। और आप जो है ना वो पहले से ही ऐसा कर दो ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा इस कंट्री में अपने यहां पे बैप्स होने वाला है, तो उसको रोक सको आप। तो दैट इज अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट है, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप बहुत अच्छे से डाल दो करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजाइन प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंटली ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिजिम बनाओ। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में। एबिलिटी टू बैलेंस एडिशनल कंप्लाई कॉस्ट टू द टैक्स पेयर विद बेनिफिट ऑब्टेन बाय द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा भी ना होना चाहिए कि सिर्फ बेचारे का कंप्लायंस कॉस्ट ही बढ़ गया सबका, और कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया उससे वो बहुत परेशान हो गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए करके, ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका कंप्लायंस कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिज्म होना चाहिए टू अलाउ द टैक्स एडमिन टू एडजस्ट द सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू द न्यू रिस्क। मींस यहां पे बेटा काव आउट ऑब्सोलेट रिस्क, मतलब अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें होने वाली है उससे पहले ही उनको पता चल जाए। मींस टू अलाउ द टैक्स एडमिन, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले ही पता चल जाए टू एडजस्ट द सिस्टम टू रेस्पॉन्ड द न्यू रिस्क, न्यू रिस्क आने वाली है उससे पहले उनको पता चल जाए। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्कीम टू बी डिस्क्लोज्ड,
इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एंश्योरिंग इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है डिपार्टमेंट उसका इफेक्टिवली यूज भी होना चाहिए करके, ठीक है। तो यहां पे ये एक्शन प्लान नंबर 12 था, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ द अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट। मींस आप ऐसे टैक्स प्लानिंग के जो अरेंजमेंट है जो लोग करने वाले हैं उसका पहले से डिस्क्लोजर आ जाए। और डिस्क्लोजर से क्या होगा, पहले तो डिस्क्लोजर में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉम्प्रेंसिबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा ना होनी चाहिए जिससे कि डिपार्टमेंट को फायदा तो हो नहीं रहा है बट कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ा दी बेचारे एसएससी की, वैसा भी नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिज्म होना चाहिए। उसके बाद एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम टू बी डिस्क्लोज होना चाहिए, इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड एंश्योरिंग इफेक्टिव यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए। उसके बाद एक्शन प्लान नंबर 13 जिसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, कि बेटा री एग्जामिन द ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में 3 टायर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3 टायर स्ट्रक्चर, और इंडिया इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। आप एक मास्टर फाइल बनवाइए, एक लोकल फाइल बनवाइए और एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट बनाइए। कंट्री बाय कंट्री रिसोर्ट नहीं होता, रिपोर्ट होता है करके, ठीक है। तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है, मास्टर लोकल फाइल क्या होता है, टीपी स्टडी रिपोर्ट, जो लोकली बनाते हैं दैट इज टीपी स्टडी रिपोर्ट। मास्टर फाइल क्या होता है, जिसमें आपके जितने भी जो क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल ग्रुप है उसकी जो एंटिटीज रहती है, एक तो पेरेंट एंटिटी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो अपने ग्रुप का एक डिस्क्लोजर देती है कि हम किस ग्रुप का पार्ट है, तो वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देगी, दैट इज कॉल्ड मास्टर फाइल। और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी मल्टीनेशनल ग्रुप है जो सीएफसी बनाएगा, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, वो पूरे वर्ल्ड की पोजीशन को क्लियर करेगा, वो पूरे वर्ल्ड की पोजीशन को बताएगा, दैट इज कॉल्ड योर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो 3 टायर स्ट्रक्चर रहेगा, वन इज द लोकल फाइल दैट इज टीपी स्टडी रिपोर्ट, वन इज द मास्टर फाइल एंड एक तुम्हारा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, ये होना चाहिए। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट दैट इज द एक्शन प्लान नंबर 14 बोलता है कि मेकिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मोर इफेक्टिव। अगर कोई डिस्प्यूट आए ना तो उसको फटाफट रिजोल्व करो, आप उसको बड़ा स्टैंडर्ड बना दो, बड़ा सही बना दो, टाइमली आप उसको जो है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करके दो। तो देखिए, ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बैप्स, अब बैप्स को जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ जाएंगे। एक्शन प्लान, देयर मे बी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनइंटेंडेड डबल टैक्सेशन। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है करके, ठीक है, कि जब आप बैप्स लगाने जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अनइंटेंडेडली या अनसर्टेनिटी डबल टैक्सेशन हो जाए, दो जगह टैक्स लग रहा है। तो the above issue should be resolved through the proper implementation of the tax treaty and resolution of dispute through the map के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू आप डिस्प्यूट को फटाफट रिजोल्व कर दीजिए। मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, ensure effective implementation of the map. The treaty obligation related to map are fully implemented in the good faith। मतलब क्या होता है ना, जब आप बैप्स लगाने जाओगे, बैप्स के एक्शन प्लान लगाओगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उसको आप मैप के थ्रू सुलटाओ। उसका जो मैप का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है, मैप का जो प्रोसीजर है वो बड़ा इजी बना दो, हर किसी के लिए वो अवेलेबल हो, एज वेल एज द उसमें टाइमली उसको डिसीजन आप दे पाओ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट ट्रीटी ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू मैप आर फुल्ली इंप्लीमेंटेड इन गुड फेथ होना चाहिए। द मैप केसेस आर रिजॉल्व्ड ऑन द टाइमली मैनर पे होने चाहिए एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट प्रमोट द प्रिवेंशन एंड टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ ट्रीटी रिलेटेड डिस्प्यूट को आप टाइमली रिजॉल्व कर दो। एंड द टैक्स पेयर कैन एक्सेस द मैप वेन एवर एलिजिबल, जब वो एलिजिबल है तो मैप को फॉलो कर सकता है। जैसे मान लो देख मल्टीनेशनल कंपनीज बेचारा, उनके साथ में अगर आप मैप्स लगाने जाओगे तो बहुत बार क्या होगा ना, बहुत बार अनइंटेंडेड या अनसर्टेनली उनका क्या हो जाएगा करके, ठीक है, कि भैया उनका डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो उसमें फिर उनको रिजोल्यूशन का ऑप्शन होना चाहिए, वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसको बड़ा इफेक्टिवली आप बना दो। दिस इज द आपका एक्शन प्लान नंबर 14। उसके बाद एक एक्शन प्लान नंबर है जो तुम्हारा 15 है, वो क्या है वो अपन देखेंगे, बट उससे पहले आप आ जाइए अपने कंपाइलर पे, आपके कंपाइलर पे आ जाइए, आप आ जाइए अपने कंपाइलर पे और देखिए आपके कंपाइलर में टॉपिक नंबर 20, कंपाइलर 1 में आ जाइए, टॉपिक नंबर 20। रिया ब्रेक देंगे अब आपको। देखिए टॉपिक नंबर 20, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बैप्स। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं, मैंने यहां ये भी लिखा है क्वेश्चन कौन सा था, क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बैप्स क्या है और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। ये जुलाई 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था।
एज वेल एज द ये आपके एसएम में भी क्वेश्चन दे रखा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेप्स क्या होता है और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। गवर्नमेंट को जो है वो बेचारों को रेवेन्यू कम मिलता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका जो सिग्निफिकेंटली पब्लिक फंडिंग नहीं हो पाता। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हमारी बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, What are the significant OECD recommendation under Action Plan number 1? Action Plan number 1 and which recommendation has been adopted in Indian tax law? तो मैं बताऊं, देखो OECD का एक्शन प्लान नंबर 1 जो है बेप्स का, दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी में उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, पहले तो पी की डेफिनेशन को चेंज कर दो, और पी की डेफिनेशन में अगर कोई एंटिटी ऐसी है जो सिर्फ डिजिटलाइज फॉर्म में और दूसरी कंट्री में वो अगर अपना प्रेजेंस रखती है तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के केस में उसको पी की डेफिनेशन में ले लो। अगर किसी का वेबसाइट किसी के सर्वर पे है तो सर्वर जिस कंट्री में उसको पी बना दो, एज वेल एज द फाइनल विथ होल्डिंग टैक्स लगा दो, या फिर आप एक काम करो इक्वलाइजेशन लेवी लगा लो। और इंडिया ने क्या फॉलो किया, तो इंडिया ने, मैं बताऊं, दो चीजें फॉलो कर चुका है इंडिया यहां पे। एक तो इंडिया में आप ऐसा लिख सकते हो यहां पे दो चीजें, एक तो इक्वलाइजेशन लेवी को हमने ला लिया, और इसके साथ साथ में हमने वहां पे जो क्या बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन है, उस बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में हमने वहां पे वो चेंज किया था। दैट इज द बिजनेस कनेक्शन में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, वो हमने इंडिया में चेंज किया। दिस इज द एक्शन प्लान नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद, डिस्क्राइब द 3 टायर स्ट्रक्चर इन द ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 13 क्या बोलता है? तो देखो 3 फाइल है, एक मास्टर फाइल है, एक लोकल फाइल है, एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। उसके बाद, What are the ways to which hybrid mismatch arrangement are used to achieve the unintended double non-taxation और long term deferred करके, ठीक है। अब एक बात समझना क्या होता है। बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 2 है, दैट इज हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। इसमें कैसे हो सकता है, बहुत बार क्या होता है, लोन एक लिया है और उसके डिडक्शन 2 ले रहे हो आप, जैसे एग्जांपल मैंने वो ओपेक और वो वाला दिया था करके। दूसरा मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, एक जगह डिडक्शन ले रहे हो, दूसरी जगह इनकम ऐड ही नहीं कर रहे हो, एक जगह डिडक्शन ले रहे हो, दूसरी जगह इनकम ही ऐड नहीं कर रहे हो। तीसरा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मिसयूज कर रहे हो, या फिर आप एग्जेम्पशन रिजिम में पार्टिसिपेट करते हो, जहां पे टैक्स नहीं लगता वहां जाके आप एक्टिविटी कर रहे हो करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। ये भी अपने स्टडी मैट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड मिसमैच एंड ब्रांच मिसमैच। ब्रीफली मेंशन द रीजन व्हाई हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट अराइज, व्हिच एक्शन प्लान ऑफ बेप्स गिव्स द रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। दिस इज द एक्शन प्लान नंबर 2 है बेप्स का, और ये आरटीपी का क्वेश्चन है, ये आईसीए का क्वेश्चन नहीं है। मींस ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं है। अब जो आगे मैंने क्वेश्चन लिए वो स्टडी मैट के नहीं है। स्टडी मैट में सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिए। ये 4 क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखे हैं, बाकी वाले क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं है। तो यहां पे इन्होंने पूछा था कि भैया हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है, और लाइक क्या बोलते हैं लाइक ब्रांच मिसमैच क्या है, और दोनों में क्या फर्क है। तो एक बात समझना, और कौन सा एक्शन प्लान ये बताता है। तो एक्शन प्लान नंबर 2 है। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है कि बहुत बार किसी एंटिटी को या किसी इंस्ट्रूमेंट को 2 कंट्रियों के टैक्स लॉ अलग अलग ट्रीट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि 2 जगह आप डिडक्शन ले लेते हो, एक जगह डिडक्शन ले रहे हो, दूसरी जगह इनकम इंक्लूड ही नहीं हो रहा है करके, ठीक है। या फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मिसयूज कर रहे हो, पार्टिसिपेशन या एग्जेम्पशन रिजीम कर रहे हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका हाइब्रिड मिसमैच होता है। अब हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट जो है उसकी वजह, उसको मतलब टारगेट करने के लिए एक्शन प्लान नंबर 2 बनाया गया। और एक्शन प्लान नंबर 2 में इन्होंने ये बोला कि डोमेस्टिक लॉ को चेंज करिए। अगर एक कंट्री किसी एंटिटी को ओपेक मान रही है तो दूसरी ट्रांसपेरेंट ना माने, या एक अगर इक्विटी मान रहा है तो दूसरा डेट ना माने करके, ठीक है। ये उन्होंने एक्शन प्लान में बोला था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन प्लान नंबर इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपके एमटीपी का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर का। ये बोलता है थिन कैपिटलाइजेशन क्या होता है, why it is considered as anti-avoidance measure, which action plan of the BEPS address the thin capitalization and explain the provision incorporated in the Income Tax Act 1961 to address the thin capitalization। thin capitalization क्या होता है कि आप क्या करते हो, कैपिटल को कम करते हो और डेट को बढ़ाते जाते हो। आप कैपिटल को कम करते हो और डेट को बढ़ाते हो, तो दिस इज कॉल्ड योर थीन कैपिटलाइजेशन। इससे क्या होता है कि भैया जहां पे टैक्स रेट ज्यादा होता है उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप डालते हो, और इंटरेस्ट है वो अलाउबल एक्सपेंडिचर रहता है एज कंपेयर टू द डिविडेंड। तो यहां पे इसको रोकने के लिए एक्शन प्लान नंबर 4 है, और एक्शन प्लान नंबर 4 ये बोलता है कि आप एक काम करिए, यहां पे फिक्स कर दीजिए कि आप रेशियो को फिक्स कर दीजिए कि इससे ज्यादा है वो नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट का खर्चा। हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 94B डाली गई, और 94B ये बोलती है इबिटा का 30% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है डिजिटल इकोनॉमी क्या है। ये सेम रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। व्हाट आर द टैक्सेशन इशू इन ई कॉमर्स
and list out the OECD recommendation under action plan number 1 which deal with the digital economy. डिजिटल इकोनॉमी क्या है कि जब आपका फिजिकल बिजनेस नहीं है, आपका साइबर में बिजनेस है, दैट इज साइबर स्पेस में बिजनेस हो रहा है, दैट इज कॉल योर ई कॉमर्स. डिजिटल इकोनॉमी उसको बोलते हैं. अब एक बात समझना, उसमें इशू ये था कि पता ही नहीं चल रहा है कि भैया कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग द नेक्सस बिटवीन द टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड टैक्सिंग जुरिसडिक्शन, एज वेल एज ये पता नहीं चल रहा है कि टैक्स कौन भरेगा भैया, ये पता ही नहीं चल रहा है. ये इशू थे डिजिटल इकोनॉमी में. और रिकमेंडेशन क्या थे कि आप पी की डेफिनेशन को चेंज करो. और पीई की डेफिनेशन में अगर आपकी कंट्री में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो उसको आप पीई में ले आओ. जहां पे आपकी कंट्री में अगर सर्वर कोई रख रहा है तो उसको आप पीई बना दो, या फिर आप विथ होल्डिंग टैक्स, या फिर आप जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो डालो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने मई 2022 के एग्जाम में आया था. मई 2022 के एग्जाम में ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, आई थिंक 6 या 4 मार्क का क्वेश्चन था. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद नवंबर 2022 के एग्जाम में आया, दैट इज द आपका क्वेश्चन आया था ये वाला नवंबर 22 के एग्जाम में. एक्सप्लेन द एक्शन प्लान फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ OECD रिकमेंडेशन ऑफ द BEPS एक्शन प्लान नंबर 5 एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. दोनों ही सिंपल से क्वेश्चन थे. पहले तो आप एक्शन प्लान नंबर 5 है, उसके लिए इंडिया में क्या किया गया. तो इंडिया में एक सेक्शन 115 BBF डाली गई और 115 BBF में यह बोला कि इंडिया में अगर आप 75% से ज्यादा खर्चा करते हो डेवलपमेंट पे, पेटेंट के डेवलपमेंट पे, तो उसका रॉयल्टी जो होगा वो आपको 10% से टैक्सेबल होगा. उसका जो रॉयल्टी होगा वो रॉयल्टी 10% से टैक्सेबल होगा. ऐसा हमने इंडिया में डाला. दैट इज द एक्शन प्लान नंबर 5 की वजह से डाला था. और उसके बाद में ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला ये भी अपन ने डाला. और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब बनता है कि अगर भैया आपका 2 करोड़ से ज्यादा का नॉन रेजिडेंट का इंडिया में ट्रांजैक्शन है, या अगर मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके 3 लाख से ज्यादा यूजर है, तो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हो जाएगा. तो ये बेटा 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए रखे हैं करके, ठीक है. ये 8 क्वेश्चन को क्या करना है, रट्टा मारना है. क्या मारना है, रट्टा मारना है. एग्जाम में 5-6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. 5-6 नंबर का सवाल है, तो 5-6 नंबर है वो यहां से आएगा. तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है और जितने ये क्वेश्चन दे रखे, आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का उठा के देख लेना, जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा, उतना ही आपको आएगा. इसको आप ढंग से देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे. और बेटा देखो स्टैंडर्ड है कि BEPS में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एक तो एक्शन प्लान नंबर 1 डिजिटल इकोनॉमी इक्वलाइजेशन लेवी का बार बार पूछते हैं. एक एक्शन प्लान नंबर 4 है, उसका पूछते हैं, दैट इज द इंटरेस्ट का थीन कैपिटलाइजेशन वाला. एक्शन प्लान नंबर 5 जो 115 BBF लेके आए उसका पूछते हैं करके, ठीक है. हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट का बहुत कम, एक बार MTP में जरूर क्वेश्चन आया था, बट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं इतना पूछा जाता क्योंकि उससे रिलेटेड इंडिया में अभी तक हमने कुछ किया नहीं है. एक एक्शन प्लान नंबर 13 पूछ लेते हैं, जैसे इस बार पूछा था उन्होंने करके, ठीक है, कि वो 3 टायर कैसे रहता है, मतलब आपका मास्टर फाइल और क्या बोलते हैं लोकल फाइल और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड पूछते हैं. तो दिस ऑल आर 8 क्वेश्चन जो कि BEPS से रिलेटेड है. मैंने आपको 8 to 8 क्वेश्चन यहां पे वापस डिस्कस किए, मैंने वहां पे आपको पढ़ाए थे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे 8 क्वेश्चन में से पूछ लेना कि इस क्वेश्चन में सर हमको डाउट है. अब हम ले रहे हैं 10 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट के बाद आपको एक्शन प्लान नंबर जो 15 है ना, उसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दूंगा. आप ओवरव्यू से चीजों को समझ जाइएगा. मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा और ओवरव्यू देके और फिर मैं आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में कुछ पार्ट पेंडिंग है उस पर अपन चलेंगे. चलिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए.